31 साल का नितिन गडकरी महाराष्ट्र विधान परिषद में शपथ ले रहे हैं। उसके पहले की कहानी और उसकी कहानी देखिए, पहले ऐसा था कि जब 1995 में शिवसेना भाजपा युति की सरकार बनती है तब आप पहली बार मंत्री बनते हैं, लेकिन आपके मंत्री बनने को लेकर प्रमोद महाजन बहुत विरोध कर रहे थे। ये बात उस समय के सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और रिपोर्टर्स ने लिखी। क्या सत्य है? देखिए, ये ऐसा कहना प्रमोद महाजन पर अन्याय हुआ। विरोध तो था। अब आप चूंकि प्रमोद जी की मृत्यु हो चुकी है, उस मर्यादा में कुछ ना कहें। उस समय जो भी लोग पॉलिटिक्स कवर करते थे सबने ये कहा कि संघ को वीटो करना पड़ा नितिन गडकरी के लिए। देखो, लोग अक्सर जब नितिन जयराम गडकरी की पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखते हैं तो कहते हैं कि गडकरी जी में पारदर्शिता है और उससे भी ज़्यादा एक ठसक है, और वो आपकी ठसक के हमें बड़े उदाहरण सुनाते हैं। कहते हैं कि ठसक वाला आदमी है, अधिकारियों कहते थे देखो ये काम टाइम से हो वरना फेंक दूंगा। अगर जनता का कल्याण करने के लिए पैसा कमाना गुनाह नहीं है। गलत काम करेंगे तो गाला खाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो सम्मान पाएंगे। ये भी हमसे एक ऑब्जर्वर ने कहा, बोले वो पहले कह देते हैं कि भैया जितना पैसा वैसा कमाना है सब जोड़ जाड़ के बताओ, लेकिन क्वालिटी में कोई डिप नहीं आना चाहिए। मुझे एक हिंदुस्तान की बहुत बड़े कंपनी ने एक रोड बनाया था मध्य प्रदेश, क्रैक गई। अब वो आपको मैं बोल नहीं सकता मैंने क्या बोला, क्योंकि वो आपकी वाहिनी के लिए भी अच्छा नहीं, मेरे लिए भी अच्छा नहीं। याद रखना, अगर नहीं उखाड़ा तो रगड़ दूंगा तुमको। बीजेपी समर्थकों की एक ऐसी लॉबी भी जो अभी तक इस चीज़ के साथ सम पे नहीं आ पाए हैं, एक नैरेटिव चलाने की बीच बीच में कोशिश होती है। एक समय तक हुआ कि राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं दावेदार। अब उन सब लोगों की इस पॉलिटिकल चर्चा के लिए पहली पसंद है नितिन गडकरी, और एक वर्सेस का नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, गोया नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी अलग अलग टीमों में हो। मुझे दुख होता है, कुछ लोग मीडिया में हम दोनों के बीच में झगड़ा लगे ऐसे झूठे स्टेटमेंट बार बार देते हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, और घर में मैंने अपने रूम में एक लिखा हुआ है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। और मुझे कोई चिंता नहीं, जो चाहे मुझे वोट दे ना दे। इसकी वजह गडकरी जी ये तो नहीं है कि जब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब आपके और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खास तौर पर संजय जोशी को लेकर अदावत रही, और ये बड़ी जगजाहिर अदावत है। नरेंद्र मोदी 2012 में उत्तर प्रदेश में प्रचार करने नहीं आए। संजय जोशी के इस्तीफे से पहले वो मुंबई की मीटिंग में नहीं पहुंचे। ये सब तो बड़ी जाहिर सी चीज़ें हैं। अच्छा, ये भी गप है जिसमें मोदी जी ने उमा भारती जी को डांटते हुए कहा था कि मंत्रालय कैसे चलाना है नितिन गडकरी से सीखिए, आपकी तारीफ करते हुए, और उसके बाद आपको गंगा मंत्रालय मिल भी गया था। देखिए, ये सब बातें किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा, तो वो आदमी बता सकता है जिसने सुना बता। इसमें आपने खंडन नहीं किया तुरंत? जो है वो ऐसा हूँ, जो है वैसा, जो चाहता हूँ बोलता हूँ, जो है वो करता हूँ। और कुछ चीज़ें नहीं भी बताते हैं। जो कहे, मुझे अच्छा भी कहे बुरा भी कहे, मैं चलता रहूँगा। क्या नितिन गडकरी मोदी जी के उत्तराधिकारी होंगे? देखिए सर, नमस्कार, जमघट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जमघट लल्लन टॉप की पॉलिटिकल इंटरव्यू की सीरीज़ है। 2024 में देश में आम चुनाव होने हैं। आपने गौर किया होगा, हम लगातार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख मंत्रियों से एक एक करके बात कर रहे हैं। आज के एपिसोड के हमारे जो मेहमान हैं उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अव्वल तो इसलिए कि खालिस मिलेनियल और जेनजी की भाषा में बात करें तो इनके भाषण की रीलें खूब वायरल होती हैं। इंटरनेट की भाषा में बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है। इसलिए भी है कि ये खुलकर बोल देते हैं, रफा दफा के अंदाज में नहीं रहते हैं। जितने उत्साह से ये सड़कों के बनने की बात करते हैं, उतने ही उत्साह से बात करते हैं कि स्वयं सहायता समूह के ज़रिए बनी दरियों की क्वालिटी कैसी हो सकती है। उतने ही उत्साह से ये तहसील के स्तर पर पेशाब की बैंक, यूरिन बैंक, और उससे क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पार्टी में इनका उभार भी खासा दिलचस्प रहा। बीजेपी के किसी भी आप साठोत्तरी नेता से बात करेंगे तो इमरजेंसी का दौर आएगा, उसका जिक्र आएगा। इनका भी राजनीतिक क्रियाकलाप वहीं से शुरू होता है, पर शुरुआत में 2 हार हाथ लगती हैं और उसके बाद जीत। इनका नागपुर से मुंबई का सफ़र, मुंबई से दिल्ली का सफ़र तमाम अवरोधों को पार करके आया, और यहीं से इनके क्रियाकलापों का वो शब्द भी जुड़ जाता है जिसके ज़रिए कभी इन्हें फ्लाईओवर गडकरी कहा जाता है, कभी पुल गडकरी कहा जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी राजनीति, उसका वैसा तमगा।
आज हम जमघट में विस्तार से बात करेंगे देश के सड़क और परिवहन मंत्री, विशुद्ध सरकारी भाषा में कहूँ तो भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं हमारी टीम ने बड़ी विस्तार से 40-50 पन्ने की रिसर्च की है। अभी हाल के जो मसौदे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर आपका उत्साह है, अल्टरनेटिव फ्यूल को लेकर उत्साह है, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। सड़कों को लेकर तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो हम लोग फर्स्ट हैंड देख रहे हैं कि अगर एक्सप्रेस वे हो तो किस तरह से मोबिलिटी बढ़ जाती है, उन पर विस्तार से बात करेंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ठेकेदार शब्द को ना अक्सर बड़े उलाहने और कहीं कहीं तो गाली के उसमें इस्तेमाल किया जाता है। वही तंत्र था, पहले कमलनाथ थे, अब आप हैं, और वही NHAI है, लेकिन डिलीवरी बदल गई। तो उन सब अनुभवों पे बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे नर्चर किया जाता है। MLA हमें दिखते हैं, एक तयशुदा उनकी विधानसभा, अभी आप नागपुर से दूसरी बार के हैं, लेकिन पहली मर्तबा आप लेजिस्लेटर बने थे महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य बन के गंगाधर राव फडणवीस जी के देहांत के बाद। वो तजुर्बा कैसा था? 31 साल का नितिन गडकरी महाराष्ट्र विधान परिषद में शपथ ले रहे हैं, उसके पहले की कहानी और उसकी कहानी। देखिए, पहले ऐसा था कि मैं लॉ के फाइनल ईयर में जब था जी, तब मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था। मैं नागपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव में खड़ा था। अच्छा, 21 साल की बात है? ये 78 77 78 होगा या 78 होगा जी। तो उस समय स्वाभाविक रूप से डॉक्टर श्रीकांत जिचकार NSUI में थे। वो काफ़ी डिग्री वगैरह लेकर विद्वान व्यक्ति थे। वो मेरे खिलाफ, मैं उनके खिलाफ खड़ा था। मैं चुनाव हार गया। फिर मैं तो स्वाभाविक रूप से, ये आपका पहला चुनाव था? हाँ, 6 वोट से हार गया था। तो चुनाव मस्त हुआ था। बाद में मेरे चुनाव हारने के बाद मैं लॉ के फाइनल इसमें था, तो RSS के प्रमुख लोगों ने कहा कि अब तुम भारतीय जनता पार्टी का काम करो, क्योंकि मैं 77 के चुनाव में एक्टिव था जनता पार्टी के लिए। तो उस समय लोकतंत्र की लड़ाई थी, तो एक लोकतांत्रिक युवा मोर्चा बना था उस समय। नागपुर में नहीं, पूरे देश में बना था। अच्छा, जनता पार्टी की यूथ विंग के रूप में। तब युवा जनता दल और जनता युवा मोर्चा नहीं था, लोकतांत्रिक युवा मोर्चा। तो उसमें मैं काम करता था प्रमुख रूप से विदर्भ का। तो फिर मुझे कहा कि आप अभी भारतीय जनता पार्टी का काम करो, और उसी में फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और जनता पार्टी से हम अलग हो गए। तो फिर एक विधानसभा का चुनाव आया। तब शरद पवार जी के नेतृत्व में कांग्रेस, उस समय ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कांग्रेस, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और शेतकरी कामगारी पक्ष से एक अलायंस बनी, और उसमें पुलोत करके पुरोगामी लोकशाही दल, लोकतांत्रिक दल। तो उसके तरफ से मैं तब एक 27-28 साल का होगा, 27 साल का, तो मैं उस चुनाव में खड़ा था। ये 1985 की बात है? नहीं, ये 1980 के बाद 81 वगैरह की बात होगी। अच्छा। बाद में वो चुनाव में मैं हार गया, और उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता रहा। फिर सेक्रेटरी, जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सेक्रेटरी, और धीरे धीरे मुझे फिर अनेक जिम्मेदारियां मिली। और उसी में गंगाधर राव फडणवीस का निधन हो गया। वो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। तो उनके निधन के बाद वहाँ से मुझे पार्टी ने लड़ाया, और चुनकर आने के बाद मैं विधान परिषद का सदस्य बना। पर विधान परिषद में मैं 4 बार रहा, और उसमें से एक बार तो ऐसी स्थिति थी कि 1,80,000 वोटर्स थे, और पहली बार मैं अनअपोज ये चुनाव जीता। ये मेरा हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अभी तक देश में कहीं नहीं हुआ। कांग्रेस ने और किसी ने पर्चा नहीं भरा? नहीं भरा। ऐसा क्या कमाल किया आपने? उस समय तो सभी लोग, जैसे आज भी मैं सभी पार्टियों से संबंधित था, तो कोई टिकट ही मेरे खिलाफ नहीं मांगा, तो मैं चुनाव जीत गया। और विधान परिषद में मुझे 18 साल रहने का मौका मिला। और उसी समय मैं, जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलायंस की सरकार आई, बाल ठाकरे थे, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, उनके मंत्रिमंडल में मैं PWD मिनिस्टर बना। हाँ, उस पर तो हम आएंगे।
पर ये बताइए कि ये विधान परिषद का सदस्य यानी विधायक बनने से पहले कुछ रोजगार के साधन भी आपने तलाशे होंगे। किसी ने हमें बताया कि आपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में फर्नीचर की दुकान खोली थी। हाँ, वो ऐसा हुआ कि मैं जब स्टूडेंट लीडर था तो एक नागपुर के झांसी रानी चौक में एक रेस्टोरेंट था। तब हाफ चाय 4 आने का मिलता था। अच्छा। तो वहीं हमारे कार्यालय के ABP के कार्यालय के बाजू में रहता था। दिन भर वहाँ इकट्ठा होते थे और तुमको स्टूडेंट का माहौल मालूम होगा, हाफ चाय पीते थे, कभी सिंगल समोसा खाते थे, पैसे तो रहते नहीं थे। वो करते करते हमारी इतना रश हो दुकान में, और उसका धंधा तो कुछ होता नहीं था ज़्यादा, तो उसका हो गया दिवाला पीट चुका। तो एक दिन उसने कहा कि आप लोग तो मेरे परिवार जैसे सब लोग आते हो, पर अब मेरा धंधा ही नहीं चल रहा, मुझे नुकसान में हूँ। तो मैंने बोला ऐसा करो, कुछ नया सोचते हैं। फिर उसको मैं इधर उधर धंधे का गाइडेंस। नाम क्या था उनका? उनका चाय समोसा होटल था। अच्छा, नहीं, उन व्यक्ति का नाम ध्यान है आपको? विजय केवल रामानी करके थे। तो फिर मैं उसको एक मेरे अलमारी, स्टील अलमारी बनाने वाले के पास लेके गया। मैंने बोला ये दुकान अच्छा बनाते हैं, तुम्हारे अलमारियाँ रख दो और ये जैसे बेचेंगे तो अपना कमीशन लेके आपको पैसा देगा। तो उसने एक कंडीशन डाली, वो मुझे जानता था। वो बोला एक ही बात पर उधारी पे माल दूंगा, अगर तुम इसके पार्टनर बनोगे तो। अब ये बात जो होगी कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, पर उसका भला करना, उसका कुछ का ये था, तो मैं उसका पार्टनर बना। फिर अलमारियाँ बेचते रहे और लॉ भी फाइनल की परीक्षा थी, तो मैं थोड़ा कभी प्रैक्टिस करना ऐसे ही मूड में था। तो वो बिज़नेस की मुझे पहले से ये थी। तो वो करते करते फिर कूलर मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। तो मैंने अपने घर पर कूलर की फैक्ट्री डाली। फिर कूलर अलमारी बेच बाजू का दुकान खरीदी किया। तो उसमें जब मैं ग्रेजुएट का ये बना तो मैं फर्नीचर हम लाते थे दिल्ली से, वो विदाउट बिल आता था। और उस समय काने की एक पलंग दिल्ली के हम लेके गए, और एक नए नए शादी हुआ कपल है उन लेके गए, उनको दिया। हमको लगा बड़ा सस्ता था, सस्ता दिया, पर वो बाद में 3 दिन के बाद पलंग टेढ़ा हो गया है। तो हमारे पास आए, तब से दिल्ली से कोई माल नहीं लेना तय किया। ये आगा तब मेरा मत दिल्ली के बारे में, ये बड़ा बोगस शहर है। अच्छा, बिल निकाला हमने, टैक्स भरा, तो उसके ऊपर एस्टीमेट लिखा था। तो हमारा CA बोले ये बिल ही नहीं है, बोले ये एस्टीमेट है, कोटेशन है बोले, और उसने हमसे टैक्स वसूल कर लिया। तब ध्यान में आया कि दिल्ली की दुनिया अलग है। फिर वहाँ काम करते करते फिर मैंने एक MIDC में मेरी शादी हो गई। मैंने एक फैक्ट्री डाली, निखिल फर्नीचर, मेरे लड़के के नाम से। वो करते करते फिर मैं, ये किस चीज़ की फैक्ट्री थी? स्टील फर्नीचर की थी, पाउडर कोटिंग वगैरह थी, बड़ी फैक्ट्री थी। MSFC से लोन लिया था। पर उतने में मैंने फिर जब हम MLA बना तो वहाँ विदर्भ में लगातार कांग्रेस जीतती थी, BJP हारती थी, हमें कोई भविष्य नहीं था, 2-4 MLA आते थे। तो मुझे लगा कि हम लोग अगर शुगर फैक्ट्री खोलेंगे तो हमारी पार्टी बढ़ेगी। तो मैंने एक शुगर फैक्ट्री का हिम्मत लगाई। उसमें मैं बहुत अड़चन में फंसा। क्या अड़चन आई? अड़चन में उसके लिए जो कैपिटल था वो नहीं मिला, बैंकों ने शुगर का लोन बैन किया गया था। तो करते करते मैं फिर बायोफ्यूल, इथेनॉल, फिर शुगर फैक्ट्री शुरू की मैंने। फिर दो शुगर फैक्ट्री शुरू हुई, इथेनॉल की फैक्ट्री, फिर ग्रीन पावर, फिर वही एग्रीकल्चर में मेरे घर में खेती थी, तो एग्रीकल्चर मेरी पैशन बन गई। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या खेती होती थी आपके यहाँ? कपास? मेरे ऑरेंज का ये था, ऑर्किड था, कपास होती थी, फिर सब्जियां होती थी। अब मेरे यहाँ 60 एकड़ खेती है मेरी पत्नी, धापेवाड़ा में। और बेसिकली मैं वाटर कंजर्वेशन में काम किया। फिर मैंने एक NGO खोला और रूरल डेवलपमेंट में मैंने पूरा तय किया कि मैं विदर्भ में 10,000 किसान आत्महत्या करते हैं और मैं अपना जीवन ये आत्महत्या रोकने के लिए दूंगा। और आज मैं लगातार विदर्भ में काम करता हूँ। मेरे अनेक उपक्रमों का सोशल एंटरप्रेन्योर, मैं उद्योगपति नहीं हूँ या व्यापारी नहीं हूँ। अगर मुझे उद्योग करना होता तो मैं टनल, रोड, ब्रिजेस बनाता, पर मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ। मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ का है। मैं कुछ नहीं करता, अभी लड़के देखते हैं। मैं कभी दरिया तैयार करता हूँ, कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग, कभी सब्जियाँ अमेरिका, कनाडा, IQF में एक्सपोर्ट करने का काम करता हूँ, इथेनॉल बनाता हूँ, प्लास्टिक से पेट्रोल बनाता हूँ। You are telling us कि नितिन गडकरी के खेत की सब्जियाँ अमेरिका जाती हैं? नहीं, हाँ,
मेरी नहीं जाती, पर अभी हमने जो जैसे आपकी कंपनियां हैं? हाँ, अभी फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां मैंने स्थापन की। अच्छा। उसमें क्या है कि वो सब्जी काट कर एक टेम्परेचर पर ले जाके कोल्ड स्टोरेज में रखते, वो साल भर वैसी रहती है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल हमसे सब्जी लेता है, और वो फार्मर्स अपनी सब्जियां देकर हमने उसको कनाडा और यूएसए और अभी दुबई, कतार, सब जगह एक्सपोर्ट करते हैं। मिल्क पाउडर। मैं थोड़ा सर चाहता हूं कि आप ये, चूँकि अभी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, बार बार कृषि अर्थशास्त्री कहते हैं कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन यही वे फॉरवर्ड है, जिसमें पूरी बाजार पे निर्भरता ना रहे, और सरकार पे खास तौर पे ना रहे। वो अपना संगठन बनाए, देखें कहाँ कहाँ उनके प्रॉफिट की लीकेज हो रही है, और समूहबद्ध होकर आए ताकि उनको ज़्यादा लाभ हो। आपके ये प्रयोग कैसे रहे? देखिए, इस विषय को मैंने अपने लाइफ मिशन के रूप में काम किया। आप जैसा बोल रहे ऐसा विषय नहीं है। पहले बार आपको समझना होगा कि समस्या क्या है। राइस सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, शुगर सरप्लस, व्हीट सरप्लस। आपको याद होगा हरियाणा, पंजाब में गेहूँ और चावल रखने के लिए रेलवे के प्लेटफॉर्म यूज़ करने पड़े हमको। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, और मार्केट में जो अनाज का, फ्रूट वेजिटेबल का भाव होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जी। ये जो भाव होता है डिमांड एंड सप्लाई के साथ होता है, और इसलिए फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ गई, इंसेक्टिसाइड की बढ़ गई, सीमेंट और स्टील की बढ़ गई, पर अनाज की कीमत लगभग वैसी है। मैंने अगर आज पूछा आपको कि 20 साल पहले चावल का भाव क्या था और आज क्या है, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, और इसके कारण खेती इकोनॉमिकली नॉन वायबल हुई। अब मैं जो काम कर रहा हूँ, दैट इज़ मिशन ऑफ माई लाइफ, वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, वो ऊर्जादाता बन सकता है। अभी मैं मेरे यहाँ 380 मेगावाट पावर तैयार करता हूँ, उसमें से 90 मेगावाट ग्रीन पावर है। फिर केवल किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता नहीं, बिटुमिन दाता बन सकता है। अभी हमने ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है कि परली राइस स्ट्रॉ से 150 टन बिटुमिन बन रहा है पानीपत में। छोटे छोटे उद्योग उसके शुरू होंगे तो किसान बिटुमिन दाता होगा। और अब इंडियन ऑयल ने जो पानीपत में डाला है, उसमें परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार होगा। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि हमारे देश के विकास में हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है केवल 12%। हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 22 से 24%, और सर्विस सेक्टर 52 से 54%। हमारे एग्रीकल्चर पर जो पॉपुलेशन डिपेंड होती है वो 65%। जब गांधी जी थे तब 90% की आबादी गांव में रहती थी, और धीरे धीरे ये 30% का माइग्रेशन क्यों हुआ? इसका कारण आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होनी है वो हुई नहीं ऐसा नहीं, पर जिस प्रपोर्शन में बाकी इसमें हुआ उतना नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद हम भी बहुत काम कर रहे हैं। हमने 550 एस्पिरेंट ब्लॉक्स निकाले हैं, 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट मोदी जी ने निकाले कि जहाँ विशेष रूप से काम करें। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें उपाय यही है, जो मेरी फिलॉसफी है, कि इस देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। ये फ्यूल अगर 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ भी अगर किसान इथेनॉल तैयार करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, तो हमारे देश का किसान सुखी, समृद्ध, संपन्न होगा, गांव में रोजगार निर्माण होंगे। गडकरी जी, ये सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप ये जो चीज़ें बता रहे हैं, ये फिर सरकार इनको बहुत एग्रेसिवली क्यों नहीं कर रही है? उनके सामने तो लाइव उदाहरण है। कर रही है। हमारे सरकार ने इथेनॉल लाया, आज पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं। मैं 2004 से इथेनॉल की बात कर रहा हूँ। हमारे पार्टी में लगातार डिमांड करते रहे। अटल जी ने इथेनॉल लाया, मुझे ब्राज़ील भेजा था राम नाईक जी के साथ। बाद में यूपीए सरकार आई, उन्होंने बंद किया।
आज हमारे यहाँ कॉर्न से इथेनॉल बनता है, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनता है, बाम्बू से बगास से इथेनॉल बनता है और परली से इथेनॉल बनता है। नुमारीगढ़ करके आसाम में जो रिफाइनरी है वहाँ बाम्बू से इथेनॉल बनता है। और मैंने उनको सजेस्ट किया है कि ये इथेनॉल पेट्रोल में डाल के, जो पेट्रोल की पाइपलाइन बांग्लादेश में जा रही है उसमें 20% इथेनॉल डालिए, ताकि लाखों टन बाम्बू लगेगा तो नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को ट्रांसपोर्ट का काटने का रोजगार मिलेगा और ग्रीन फ्यूल से वहाँ 2 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता होगा बांग्लादेश में और उनका फ़ायदा होगा, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। तो अब नेचुरली आपको मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और देश में 186 केवल बायोमास से, परली से बायो CNG और बायो LNG बनने के प्रोजेक्ट 36 चालू हो गए। हमारे देश में अब इथेनॉल बड़े प्रमाण पर शुरू हो गया। हमारे देश में अभी मेरे पास गाड़ी है, आज देख लीजिए आप, 100% इथेनॉल पर चलने वाली है। वो गाड़ी 60% बिजली तैयार करती है, इनोवा गाड़ी है टोयोटा की, और 60% बिजली तैयार करती है, तो उसका पोल्यूशन 0 और उसका एवरेज पेट्रोल के साथ तुलना करेंगे तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव आता है। अच्छा, हाँ, अभी गाड़ी में चक्कर घुमाऊंगा आपको। फिर मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, पानी से हाइड्रोजन निकलता है, कचरे से हाइड्रोजन निकलता है। हमारा किसान अपने रूफटॉप सोलर डाल के, इलेक्ट्रोल डाल के पानी से हाइड्रोजन निकालेगा, उस पर ट्रक बसेस चलेगी। तो किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता। अभी इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल बना रहा है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो इसके कारण हमारे जो हवाई जहाज है वो उसके ऊपर चलेंगे। 2 साल पहले हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर फ्लाइट ये 100% इस पर चले, बायो एविएशन फ्यूल पर। हमने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली लाया, जो 50% एविएशन फ्यूल बायो थी। तो मेरा कहना यह है कि अब सब्जियां उगाकर और गेहूं, चावल, गन्ना लगाकर, मक्का लगाकर अब किसान की प्रगति नहीं हो सकती, उसकी मर्यादा है। डाइवर्सिफिकेशन। अब किसान को ऊर्जा दाता बनना चाहिए, किसान को हाइड्रोजन दाता बनना चाहिए, किसान को इथेनॉल दाता बनना चाहिए, किसान को CNG दाता बनना चाहिए, किसान को बिटुमिन दाता, डांबर दाता बनना चाहिए। तो ये हो रहा है और ये होने से फिर किसान के हाथ में पैसे आएंगे। स्केल अप नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज लेवल पे बहुत, जैसे आपने कई उदाहरण दिए, बड़े उत्साहकारी उदाहरण है। सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ये याद रखना, मैं जितना कुछ बोल रहा हूँ हर चीज़ मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे आंखों से आके देख सकते हो। कहाँ पे आना होगा मुझे? पूरे मेरे नागपुर में आइए, मैं 5-6 जिले में काम करता हूँ। ठीक है। देखो, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए काम करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है, अंत्योदय, कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक सेक्शन से पिछड़ा हुआ है, उसको भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करें और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी बताइए। मैं जब मंत्री बना तब इस देश में एक राज्य में या नहीं, यहाँ दिल्ली में 2014 की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ लोग आदमी को ढोने का काम करते थे। कुछ लोग कंधे पे रिक्शा रखते थे और कुछ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे। मैंने मैकेनिज्म ड्रिवन ई-रिक्शा लाया, उसका कानून बनाया, उसकी अनुमति दी और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ में से 98% लोग, 98 लाख लोग को मुक्ति मिली। अब वो ई-कार्ड चलाते हैं, ई-रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, बेचारों को मुक्ति मिली, उनका शोषण समाप्त हुआ। अगर मुझे कोई पूछता है कि मैंने इतने टनल बनाई, रोड बनाई, हाईवे बनाए, तो मैं बनता हूँ मेरे लाइफ में सबसे बड़ा काम अगर कोई होगा तो ये 1 करोड़ लोगों को जो जीवन मिला है, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा काम है। और मैं देखो, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं अपने घर में, मेरे पत्नी, परिवार, बच्चे हैं, वो 2 पैसे कमाते हैं और फिर मैं समाज की सेवा करता हूँ। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ और घर में मैंने अपने रूम में एक लिखा हुआ है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। और मुझे कोई चिंता नहीं, जो चाहे मुझे वोट दे ना दे, मैं अपना काम करते रहूँगा, समाज की सेवा करूँगा और वो भी अपना घर परिवार देखने के बाद करता हूँ। तो मैं कोई त्यागी तपस्वी नहीं, छोटा आदमी हूँ, वैसे ही रहना चाहता हूँ। आप ये बात कर रहे हैं, आपने बड़े विस्तार से खुल के अपने परिवार के उपक्रमों की भी बात की। लोग अक्सर जब नितिन जयराम गडकरी की पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखते हैं तो कहते हैं कि गडकरी जी में
पारदर्शिता है और उससे भी ज़्यादा एक ठसक है। और वो आपकी ठसक के हमें बड़े उदाहरण सुनाते हैं। कहते हैं कि ठसक वाला आदमी है, अधिकारियों कहते थे देखो ये काम टाइम से हो वरना फेंक दूंगा, है ना, वरना ये बोले। दो नितिन गडकरी दिखते हैं, एक जो अपने जूनियर इंजीनियर और एक्सीएन की भी बड़ी चिंता करते हैं कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक तो इतनी चिंता करने वाला है, और एक गुस्सैल आदमी है जो बिल्कुल रफ भाषा बोलेगा, बोलेगा ये काम नहीं किया तो तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। सत्य हैं दोनों बातें? देखिए, आप एक बात समझिए कि मैं जो काम करता हूँ, जो पैसा लगता है, वो भारत की जनता का है। अगर इस पैसे में बेईमानी होगी, भ्रष्टाचार होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो देश की जनता का नुकसान होगा। मैं वो बर्दाश्त नहीं करता। मैं मानता हूँ मेरी चीज़ क्वालिटी अच्छी बननी चाहिए। ये देश की संपत्ति है, ये देश की जनता इसकी मालिक है। कोई बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। मैं 50 लाख करोड़ से ज़्यादा काम दे चुका हूँ अभी तक 10 साल में। मैं शिपिंग मंत्री था, सागरमाला आई, भारतमाला आई, अब पर्वतमाला आई। मैंने पोर्ट में प्रॉफिट बढ़ा, इतने प्रॉफिट बढ़े। मैंने नमामि गंगे का काम किया, वाटर रिसोर्सेस में काम किया, बड़े बड़े डैम बनाने का मौका मुझे मिला, राज्यों के झगड़े मैंने समाप्त की है। मेरे मन में एक आस्था है कि मैं सबसे पहले देशभक्त हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ। और मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तब भी अभी वो लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है, और अंत्योदय सामाजिक आर्थिक चिंतन जो आखिरी व्यक्ति की प्रगति और विकास से हमारा उद्दिष्ट है। हम राजनीति में मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए और एमपी बनने के लिए नहीं आए। हमको राज नहीं, समाज बदलना है। इस समाज की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर करना है। अगर हम कामयाब नहीं होंगे, देश के लिए अच्छे एयरपोर्ट नहीं बनेंगे, देश के लिए अच्छे रेलवे स्टेशन नहीं बनेंगे, अच्छे रोड नहीं बनेंगे, लोगों को सस्टेनेबल जीवन नहीं मिलेगा, तो हमारे आने में फ़ायदा क्या है? अगर जनता का कल्याण करने के लिए, पैसा कमाना गुनाह नहीं है। मैं छोटा सा, ये भी हमसे एक ऑब्जर्वर ने कहा, बोले वो पहले कह देते हैं कि भैया जितना पैसा वैसा कमाना है सब जोड़ जाड़ के बताओ, लेकिन क्वालिटी में कोई डिप नहीं आना चाहिए। पैसा कमाओ, उसमें बुराई नहीं, पर क्वालिटी। मुझे एक हिंदुस्तान की बहुत बड़े कंपनी ने एक रोड बनाया था मध्य प्रदेश का, हाँ। क्रैक गई, बुला के कहा। अब वो आपको मैं बोल नहीं सकता मैंने क्या बोला, क्योंकि वो आपकी वाहिनी के लिए भी अच्छा नहीं, मेरे लिए भी अच्छा नहीं। और मैंने उसको कहा उखाड़ो रोड, पूरा रोड उखाड़ा। आगे पीछे कुछ वर्ड जोड़ के कहा आपने? वो तो चलो नहीं बोल सकता आपको, पूरा रोड उखाड़ो, पूरा उखाड़ा, नया बना। याद रखना, अगर नहीं उखाड़ा तो रगड़ दूंगा तुमको। दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, दीज द एसेट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। क्या मैं उनसे ईमानदार नहीं रहूं? क्या उनके संपत्ति के बारे में मैं चिंता नहीं करूं? इसलिए खुल के गरिया देते हैं। नहीं, अगर गलत काम करते, देखो गलत काम करेंगे तो गाला खाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो सम्मान पाएंगे। ये भी बात है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि आप मैंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, मैंने थोड़ी किए। मेरे इंजीनियर्स, मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स, मेरे अधिकारी जिन्होंने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किया, काम किया, उन सब के टीम ने ये काम किया, मैंने अकेले नहीं किया। इसका श्रेय मुझे अकेले को नहीं है, उन सबको है। तो मैं उन सबको भी ये श्रेय देता हूँ। ठीक है, विल कम टू दिस। आपने कहा कि मैं यहाँ मंत्री बनने नहीं आया था। जब 1995 में शिवसेना भाजपा युति की सरकार बनती है तब आप पहली बार मंत्री बनते हैं, लेकिन आपके मंत्री बनने को लेकर प्रमोद महाजन बहुत विरोध कर रहे थे। ये बात उस समय के सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और रिपोर्टर्स ने लिखी, क्या सत्य है? देखिए, ये ऐसा कहना प्रमोद महाजन पर अन्याय होगा। पहला जो मंत्रिमंडल बना उसमें मैं नहीं था, तो बहुत लोगों की अपेक्षा थी कि मैं उसमें रहूँगा। पर सेकंड मंत्री एक्सपेंशन हुआ, उसमें मैं जब मंत्री बना तो प्रमोद महाजन की अनुमति से ही बना। मुंडे साहब और महाजन साहब हमारे नेता थे और उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। उनने मुझे प्रोत्साहन दिया। ऐसा कोई बात मेरे मन में भी नहीं और ऐसा उनने कभी किया नहीं। विरोध तो था। अब आप चूँकि प्रमोद जी की मृत्यु हो चुकी है, उस मर्यादा में कुछ ना कहें। उस समय जो भी लोग पॉलिटिक्स कवर करते थे सबने ये कहा कि संघ को वीटो करना पड़ा नितिन गडकरी के लिए, और फिर आडवाणी जी को ये निर्देश देना पड़ा कि ये तर्क मत दीजिए कि 2 ब्राह्मण, मनोहर जोशी भी ब्राह्मण, विदर्भ से जीत के कितने आए। बहुत कारण आपके विरोध में गिनाए गए थे, लेकिन जब वहाँ से दबाव देके कहा गया तब आपका नाम क्लियर हुआ। देखो, पत्रकारों में अलग अलग प्रकार की चर्चा होती रहती है।
और अलग अलग प्रकार के अनुमान भी निकालने का उनका अधिकार भी होता है। पर मैं पार्टी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, तब मुंडे जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में मैंने काम किया। जनरल सेक्रेटरी बना, विपक्ष का नेता बना, मंत्री बना। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मुझे जब पहले ही बनाना चाहिए था, ऐसा कुछ लोगों को जो लग रहा था, उन्होंने उसके ऐसी इस प्रकार की बातें लिखी है। पर दुर्भाग्यवश ये सच नहीं है। मुंडे जी और महाजन जी के नेतृत्व में मैंने काम किया और उन्होंने मुझे हर समय प्रोत्साहित करने की कोशिश की। आप कह रहे हैं गोपीनाथ मुंडे ने आपको हमेशा प्रोत्साहित किया। राजनीतिक टिप्पणीकारों ने लिखा कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नितिन गडकरी ने जब मुंबई में मधु चौहान को नगर अध्यक्ष बनाया, तब गुस्से में गोपीनाथ मुंडे ने केंद्र में महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। आडवाणी जी और तमाम वरिष्ठ नेताओं को मान मनव्वल करनी पड़ी। देखिए, राजनीति में मैं थोड़ा नियमों से चलने वाला था। मुंडे जी पॉलिटिकल लीडर थे। कभी कभी काम करते समय थोड़े बहुत विवाद आते रहते हैं, कभी ऐसे आए, पर लॉन्ग टर्म पर मुंडे जी के और मेरे संबंध बहुत मधुर थे। और उनके मृत्यु के 15 दिन पहले पाशा पटेल करके भी हैं, उनके साथ वो मेरे घर पर आए थे और मैं उनसे जूनियर था, पर मैं पार्टी का अध्यक्ष बना। पर जब मैं अध्यक्ष बना इंदौर में, तो मैंने दो ही लोगों के पैर छुए थे, एक मुंडे जी के और आडवाणी जी के, क्योंकि मैं उनके नेतृत्व में बड़ा हुआ था। तो उन्होंने आकर मुझे कहा कि नितिन, अब तुम मेरे नेता हो, मुझे तुम्हारे नेतृत्व में काम करना है। तो मैंने उनको, आप कैसी बात करते हो? पदों से नेतृत्व तय नहीं होता। आप मेरे सीनियर हो, आपके नेतृत्व में मैंने काम किया और जब तक मैं रहूँगा आप मेरे नेता होंगे, मैं आपका नेता नहीं होऊंगा। अभी नारायण राणे हैं, वो मुख्यमंत्री थे शिवसेना के, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया। मैं उनसे सीनियर मंत्री हूँ केंद्र में, पर जब भी नारायण राणे मेरे साथ रहते तो मैं उनको मेरे नेता के रूप में उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनके नेतृत्व में मैंने काम किया। तो ये बात तो फिर उनको मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप ही मेरे नेता हैं। पार्टी के बाकी नेता भी इस नियम को मानते हैं क्या? अब कौन मानता नहीं मानता, आप जैसे जागरूक पत्रकार अध्ययन करें, रिसर्च करें और ढूंढे, मैं कैसे बता पाऊंगा? नहीं, मेरे मन में आया कि कभी नरेंद्र मोदी जी भी कहते होंगे क्या कि मैं मुख्यमंत्री था, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो आप मेरे नेता हैं। देखिए, जब अध्यक्ष जो होता है तो सब उसको अध्यक्ष मानते हैं। आज प्रधानमंत्री वो है, हम सब उनको मानते हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हैं। ये सिस्टम है और इसी के साथ चलना पड़ता है। पर आडवाणी जी को आज कोई पद पर न होने के बाद उनके पैर छूते हैं, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक है और अब तो भारत रत्न भी। हाँ, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे, क्योंकि अटल जी और आडवाणी हमारा चेहरा थे और उनके नेतृत्व में हम बड़े हुए। और इस पार्टी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने 1952 से लेकर जनसंघ से लेकर आज तक मेहनत की, परिश्रम किए। उन कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी, उन परिवारों ने कुर्बानी दी। वो हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के स्वरूप में आज 70 पार्टी के शक्तिशाली दल बने हैं। उन्होंने हमारे लिए ताकत का बेस तैयार किया। फिर मोदी जी जैसे लोगों ने उस नेतृत्व को और बढ़ाया। अटल जी के नेतृत्व में हम पार्टी बढ़ी, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन है। और जिन्होंने बेस में, पत्थर में, नींव में रखकर अपनी पार्टी को बढ़ाया, उनका भी योगदान है। अभी चर्चा चल रही है तो मैं पूछ ही लेता हूँ। दिल्ली की एक लेफ्ट लिबरल लॉबी और एक बीजेपी समर्थकों की एक ऐसी लॉबी भी जो अभी तक इस चीज़ के साथ सम पे नहीं आ पाए हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व चुनावी सफलता हासिल कर रही है। तो एक नैरेटिव चलाने की बीच बीच में कोशिश होती है। एक समय तक हुआ कि राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं दावेदार, बहुमत में कुछ कम हो गया, ज़्यादा हो गया। एक लंबे समय तक ये सुरसुरी छोड़ी गई दिल्ली में। अब उन सब लोगों की इस पॉलिटिकल चर्चा के लिए पहली पसंद है नितिन गडकरी, और एक वर्सेस का नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, गोया नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी अलग अलग टीमों में हो। जब ये खबरें आप तक पहुंचती हैं तो आपकी रिएक्शन क्या होती है? नहीं, मुझे दुख होता है। कुछ लोग मीडिया में हम दोनों के बीच में झगड़ा लगे ऐसे झूठे स्टेटमेंट बार बार देते हैं। जैसे बहुत बार आते हैं कुछ भी उल्टे तिल्टे करके कि मैंने ऐसा ललकारा, वैसे ललकारा। कैबिनेट में झगड़ा हो गया नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ,
संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म इस कन्विक्शन के साथ काम कर रहा हूँ। पार्टी की विचारधारा हमने हमारे पार्टी कार्यालय में लिखा है कि पहले नेशन फर्स्ट, देन पार्टी, उसके बाद मैं। तो नेचुरली आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में देश में चौफेर विकास हो रहा है। न प्रधानमंत्री का कोई सवाल है, न कोई झगड़ा है, न कोई विवाद है, न हमने कोई क्लेम किया है। जो फुकट में लोग बैठे, जो खाली बैठे हैं, वो अपना एनालिसिस करते रहते हैं और अपने चैनल के लिए नए नए कार्यक्रम देते रहते हैं। सही है कि हम पार्टी एक कन्विक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिन पार्टी है और मैं अक्सर कहता हूँ कि मुख्यमंत्री एक्स चीफ मिनिस्टर बन जाता है, मंत्री एक्स मंत्री बनता है, एमएलए एक्स एमएलए बनता है, एमपी एक्स एमपी बनता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं बनता। अपने जीवन में इस पार्टी को मैंने अपने 20 साल अपना करियर छोड़कर मैंने रात दिन मेहनत करके विदर्भ और महाराष्ट्र के क्षेत्र में घूम घूम कर मेहनत की। रात को कभी कभी खाना भी नहीं खाता था। मेहनत करते हुए इस पार्टी को हमने बढ़ाया, उसके लिए मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। तो नेचुरली इस प्रकार की बातें हमारे जो पावर पॉलिटिक्स और केवल करियर ओरिएंटेड होते हैं उनमें झगड़े होते हैं। न मेरे मन में कोई सपना है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, न मेरी कोई अपेक्षा है, न मेरी कोई योजना है। मैं तो काम करते रहता हूं, करते रहूँगा, यही भाव है। इसकी वजह गडकरी जी ये तो नहीं है कि जब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब आपके और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खास तौर पर संजय जोशी को लेकर अदावत रही और ये बड़ी जगजाहिर अदावत है। नरेंद्र मोदी 2012 में उत्तर प्रदेश में प्रचार करने नहीं आए। संजय जोशी के इस्तीफे से पहले वो मुंबई की मीटिंग में नहीं पहुंचे। ये सब तो बड़ी जाहिर सी चीज़ें हैं। देखिए, पार्टी के अंतर्गत इतिहास में ऐसी घटनाएं होती रहती है क्योंकि जहाँ व्यक्ति समूह का काम होता है। अब पुरानी बातों को ख़त्म हो गई, हम सब लोग नए इतिहास करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण में कार्य कर रहे हैं। अब आगे का देखना ही उचित होगा। कहाँ थे आप जब आपको पहली बार ये सूचना दी गई कि अब आपको महाराष्ट्र को छोड़कर उस दिल्ली जाना है जिस दिल्ली के लोग टूटा हुआ पलंग भेज देते हैं, खराब क्वालिटी का? आपका तजुर्बा बड़ा खराब रहा था। पहली बार आपसे क्या विचार विमर्श हुआ और किसने किया? देखिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी की हार जब हुई थी 2009 में, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में खूब चर्चा होती रहती थी। चिट्ठियाँ, अरुण शौरी कह रहे हैं ऐरे गहरे नत्थू खैरे, हमटी डमटी, यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि सिर्फ अरुण जेटली नहीं, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सब तरफ से चिट्ठियां लिखी जा रही थी, नाराजगियां एकदम भरपूर थी, दे बयान पे बयान। देखिए, उस परिस्थिति में संघ और अडवाणी के बीच में भी काफ़ी डायलॉग हुए थे और तब अडवाणी जी और संघ में ऐसा लगा कि हमने नए जनरेशन के कोई नेता को जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो उसमें 4 नाम निकले थे। एक नरेंद्र मोदी जी का था, एक शिवराज चौहान का था, एक मनोहर पर्रिकर था और मेरा था। अच्छा, ये 4 नाम थे? क्योंकि दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जो 4 नाम गिनाए जा रहे थे वो थे वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार। और बाद में सुषमा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं, नरेंद्र मोदी। ये 4 नाम, आपने ये 4 नए नाम बताएं। नहीं, उस समय जो नाम थे ये प्रस्तावित सभी लोग काम करते थे। शिवराज जी, मनोहर पर्रिकर जी, आप और नरेंद्र मोदी जी। तो नया आदमी कोई तो भी दिल्ली में लाना चाहिए, ऐसा और दिल्ली के बाहर का? हाँ, ये मोहन भागवत जी का विचार था। नहीं, मुझे मालूम नहीं किसका विचार था, वो चर्चा हुई थी उस समय जी। और उसी में से उस समय मनोहर पर्रिकर, शिवराज सिंह चौहान गोवा में थे, वो उधर शिवराज जी मध्य प्रदेश में थे। तो नेचुरली वो वहाँ से आना नहीं चाहते थे। मोदी जी भी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि इस समय गुजरात में है, तो नेचुरली फिर एक नाम मेरा रहा। तो मेरा नाम जब हुआ तब मुझे भी लगा कि एकदम मैं दिल्ली आता ही नहीं था, ज़्यादा मेरे संबंध नहीं थे। किसने चर्चा की थी आपसे? सुरेश सोनी जी ने? देखिए, इन सब बातों का जाहिर चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं है, पर संघ के लोगों ने भी चर्चा करने के पहले मुझे बीजेपी के सूत्रों ने भी चर्चा की और फिर संघ ने कहा, तो मैंने कहा जो संघ बता दो काम तो मैं करता हूँ, पर मुझे जनरल सेक्रेटरी करके भेजो, एकदम अध्यक्ष करके मत भेजो, क्योंकि मुझे दिल्ली मालूम नहीं है, मेरे को कोई लोग पता नहीं है, तो मैं कैसे संभाल पाऊँगा। तो उन्होंने आग्रह किया कि इस समय परिस्थिति में पर रहे नहीं, आप नहीं जाना चाहिए, हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे, आप करिए जिम्मेदारी। संघ ने कहा। हाँ, तो फिर मैं आया, बना। आने के पहले
आप रामलाल जी से मिलने आए थे पार्टी दफ्तर में, तब कहा गया था कि नहीं नहीं कटसी मीट है, लेकिन बाद में पता चला कि कटसी मीट नहीं थी। संगठन मंत्री रामलाल जी आपको संगठन महासचिव समझा रहे थे कि अध्यक्ष के तौर पे कैसा क्या कुछ गलत बात थी। यहाँ मैंने अपने पावर प्रोजेक्ट के लिए इरेडा से लोन लिया था जी, और वो लोन वापस करने के कुछ थोड़ा बैलेंस बढ़ा था, तो वहाँ बात करके वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए मैं उनके पास आया था। फिर उसके बाद मैंने रामलाल जी को फ़ोन किया, तो बोले आप टाइम है क्या? मैंने बोला आइए घर पर मेरे चाय भी मिलाता हूँ। मैं उनके घर गया और मैं घर गया और अंदर बैठा, 15 मिनट के अंदर उनके घर को पूरे मीडिया ने कवर कर घेर लिया था। मैं जब बाहर आया तो सब लोग मेरे पीछे लग गए जी। तो वो तो बात हमारी उनकी कटसी विजिट थी, उसमें ये थोड़ी ये भी चर्चा हो गई, पर वो कोई प्लान विजिट नहीं थी, कोई बीजेपी को समझने के लिए नहीं आया था। क्योंकि चर्चा शुरू हो चुकी थी गडकरी जी। मीडिया वालों ने चला दी कि मैं आया, ये ऑफिशियली तुम जो बोल रहे हो ना, ये देखो आप लोगों को लिखने का अधिकार है, तो वो मेरी तो सही में तो प्राइवेट विजिट कटसी विजिट। पर हम लोगों को तो पार्टी सूत्रों से ही पता चलता है शाम ना। को 7 बजे मुझे फ्लाइट पकड़ना था जी, सुबह के फ्लाइट से मैं आया था, दोपहर को मैंने अपना काम किया, मैं वापस जा रहा था, महाराष्ट्र सदन रुका था। तो जाते समय मैंने फ़ोन किया रामलाल जी, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष था ना महाराष्ट्र का। तो कहा, बोले कहाँ है? बोला ऐसे काम के लिए आया था। बोले आप चाय पीने के लिए आ सकते हैं तो आइए। हाँ, मैंने बोला 7 बजे फ्लाइट है, टाइम है, मैं आता हूँ। मैं गया उनके यहाँ, बस वहाँ से एयरपोर्ट गया और चला गया। तो यूजुअली जब इस तरह से फ्लाईओवर बनता है, क्योंकि ये इकलौता मौका है जब एक प्रदेश का अध्यक्ष सीधे देश का अध्यक्ष बने। आपने खुद कहा कि आप चाह रहे थे कि महासचिव बने, तो इसमें क्या होता है? आप जाके बड़े नेताओं से मिले, थोड़ा हम लोग ना जो बाहर से देखते हैं देखो वो समझना चाहते हैं। मैं किसी को मिला नहीं, मैंने अपना बायोडाटा कभी लिखा नहीं, और कोई पद मुझे मिलना चाहिए आज तक मेरे जीवन में मैं किसी के पास नहीं गया। और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छोटे लेवल से काम किया। ये पार्टी की विशेषता है। मेरा हैंडराइटिंग खराब था, तो काले दीवार पर चूना लगाने का काम करता था, और उस समय पोस्टर्स चिपकाते थे, तो नीचे लगने से क्या लोग फाड़ देते थे। तो एक सीढ़ी लगाकर ऊपर में उसको लगाकर उसको चिपकाने का काम मैं करता, उसी के लायक था। वो काम से शुरुआत की, पर्चियाँ बांटता था। आपकी हैंडराइटिंग खराब थी, लेकिन राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ना आपको खूब आता है। नहीं, मैं क्या करता था उस समय टेक्नोलॉजी प्रगत नहीं थी, तो नील से लिखा जाता था या गेरू से लिखा जाता था। तो वो लिखने के पहले जो बेस है उसको वाइट करते थे चूने से, वो काम मैं करता था। खुशी रहती थी, मज़ा आती थी, काम करते थे। आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन बीजेपी कवर करने वाले पत्रकारों ने बताया कि नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने के बाद ही अब तो आपको नया दफ्तर दिखता है, लेकिन अशोका रोड वाले दफ्तर को टैक्स सेवी बनाने का काम भी उन्होंने ही किया। उसके पहले चीज़ें बड़ी पुराने ढंग से चल रही थी। वो दफ्तर अच्छा नहीं था, उसका प्लानिंग किया, आर्किटेक्ट बुलाया, हॉल बनाया, सब बदल दिया, अच्छा दफ्तर बनाया। ये नया दफ्तर जो बनाया उसकी जगह मैंने उस समय कमलनाथ मंत्री थे, सोनिया गांधी और उस समय मनमोहन सिंह थे, उनके पास 2 बार 3 बार जाकर वो प्लॉट मैंने मिलाया, फिर वो प्लॉट एक्सचेंज हुआ। जरा ये बता दीजिए, जब भाजपा का नेता कांग्रेस के मंत्री के पास जाता है कुछ मांगने, तो क्या संवाद होता है? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा भी कि मेरे सब पार्टियों में ठीक संबंध है। प्रॉब्लम ये था, मैंने उनको कहा कि सब पार्टियों को प्लॉट मिले, हमको भी मिलना चाहिए। तो उस समय उन्होंने सैंक्शन किया। कोई नानुकुर नहीं की कमलनाथ ने? नहीं, उन्होंने दिया। अभी वो आने वाले हैं पार्टी में? मुझे नहीं पता, तो पार्टी का अध्यक्ष बता पाएंगे कौन आ रहा है, क्या हुआ है। चर्चा तो आप तक भी आई होगी? मुझे कुछ मालूम नहीं, आइडिया नहीं उसके। अच्छा, आप फिर अध्यक्ष बन के आ गए। उन दिनों 2-3 बयान बड़े मशहूर हुए थे। वो मेरी पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पर बिल्कुल शुरुआत थी जब आप अध्यक्ष बन के आए थे। एक कि ये पहला ऐसा नेता है जो पैंट कमीज़ पहनता है, ये वो लोड नहीं लेता है कि नेता को कुर्ता पजामा पहनना चाहिए। दूसरा, अपना बावर्ची साथ लेके आता है ये नेता, इसको दिल्ली के खाने और दिल्ली के बनाने वालों पे भरोसा नहीं है। और तीसरा, इनको बड़ा समय लग रहा है मेंटली इस चीज़ में कि अब मुझे दिल्ली ही रहना है, इनको दौड़ा छूटी नागपुर जाना होता है। सही है तीनों बातें? देखिए, पहली बात तो ऐसी है, जो आपने पहली बात पूछी कि मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ, तब भी पहनता था, अभी आजकल कोट पहन कर अभी हूँ, ठंड के दिन है, फिर पैजामा कुर्ता पहनता हूँ। तो मैंने
एक मेरे मन की बात है, एक शायद सही गलत हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ जैसे हो वैसे दिखो, जो पहनना है वो पहनो। अब मैं पहले से पैंट शर्ट पहनता हूँ और जैकेट पहनता था, तो मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ। तब मुझे लोगों ने कहा कि यूपी बिहार में अगर आप जाओगे तो आप धोती पहनोगे तो अच्छा होगा। तो मैंने बोला आप देखो भाई, मैं अपनी कोई बात आर्टिफिशियल नहीं करना चाहता, जो नेचुरल है वैसा दिखे, जो अपना सही है वो बोले, लोग पसंद करें या ना करें उनका सवाल है। तो ये बात पहले से मेरे मन में थी। दूसरी बात, मैंने कोई अपने साथ शेफ नहीं लाया था, पर जब मेरा घर हो गया और घर में 14-15 लोग बैठते, डाइनिंग टेबल है, नाश्ता होता है, भोजन करने लोग आते हैं, तो नेचुरली मेरा मुंबई का जो शेफ है वो यहाँ आए। अब 4 है मेरे पास, तो सब तो नहीं, एक उत्तराखंड का भी है, एक बंगाल का है, एक महाराष्ट्र का है, तो ऐसा कुछ नहीं था। और तीसरी बात, आखिरी बार आपने अकेले भोजन कब किया है? क्योंकि हम लोगों ने ये भी सुना है कि गडकरी जी भोजन करने बैठेंगे तो 2-4 लोग तो होंगे ही मिनिमम। मैं देखो, मेरे एक पद्धति है माँ के समय से है कि नाश्ते के समय जितने लोग रहते वो नाश्ता करते, भोजन के जितने लोग भोजन करते। उनको बाहर बिठाकर घर में खाना, ऐसा हमारे परिवार में कभी नहीं हुआ। पूछते हैं उसको, जो भी दाल रोटी होगी उसको भी देते हैं। एक तीसरी बात आपने दिल्ली में पूछी थी जी, एक कपड़े की, एक शेप की, और क्या पूछा था? हाँ, मन नागपुर नहीं जाने लगता था, दौड़ा छूटी नागपुर। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, मैं नागपुर में पहली बार मैंने एक आह्वान किया था कि राजनीति का मतलब केवल सत्ता की राजनीति नहीं होता। राजनीति ने सत्ताकरण नहीं, राजकारण ने सत्ताकरण नहीं, राजकारण यानी राष्ट्रकारण, विकास कारण, समाज कारण है। और इसलिए समाज की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में रोजगार देना, ये सही राजकारण है। तो मैं अनेक प्रकल्प चलाता हूँ और ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में चलाता हूँ। मेरे प्रकल्पों से मैंने 15,000 लोगों को रोजगार दिया है। मैं बालों से एमिनो एसिड बनाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक खाद 25,000 टन बनाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, मैं इथेनॉल बनाता हूँ, मैं किसानों को समृद्ध संपन्न बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी स्मार्ट शहर बने, मैं गांव का स्मार्ट विलेज बन रहा हूँ, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। और मैं 4-5 जिले में काम करता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो एक ही जिले में। ये तो हमने मेंटल नोट ले लिया, जब हम चुनाव में जाएंगे तो ये सब देख के आएंगे। थोड़ी देर पहले आप अपनी माँ का जिक्र कर रहे थे। कई आपके जो पुराने मित्र हैं उन्होंने कहा कि नितिन की ज़िंदगी में अगर वाकई इंस्पिरेशन के तौर पे किसी का असर है तो सबसे ज़्यादा भानुताई का है, आपकी माँ का। बताइए उनके बारे में। देखो, मेरी माँ का ही मेरे जीवन पर सबसे बड़ा परिणाम है। मैं एक बहुत बड़े परिवार का था, पर जब मेरा जन्म हुआ तो परिवार की हालत बहुत ख़राब हुई थी आर्थिक रूप से। हाँ, पर हम राजा के बाद में रहते थे, गडकरी वाड़ा। पर वो माँ ने उस समय मुझे शिक्षा दी, संस्कार दिए, और उसने सामाजिक सेवा अच्छा करती थी, वो गरीबों की सेवा। पिताजी क्या करते थे? जयराम रामचंद्र गडकरी पिताजी मेरे उस समय खेती देखते थे। हम बड़ा नवाब परिवार था, बड़ा खेती बाड़ी, बाड़े थे, हमारी प्रॉपर्टी थी। हम भोसले के जो राजे थे उनके दीवान थे, तो बहुत संपन्न परिवार के थे। मेरी 2 बड़ी बहनें थी, पर वो लगभग मेरी माता के समान थी, क्योंकि उनकी मेरे और एक की 16 साल, एक 14 साल की उम्र थी। उनने मेरे ऊपर पुत्रवत प्रेम किया, और मेरी माँ ने मेरे को बहुत सच्चे संस्कार दिए। मैं जो वक्तृत्व में बोलने लगा, वो माँ के कारण। मैं यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा। हाँ, बेस्ट स्पीकर ऑफ मराठी करके। तो माँ ने मुझे बहुत पसंद, क्रिकेट खेलता था, पतंग उड़ाता था, बहुत मस्ती करता था। माँ मुझे समझाती थी ऐसा मत करो। तो उसके संस्कारों ने। जब मना करती थी पतंग या क्रिकेट, किस चीज़ के लिए? नहीं, वो बेभान होकर खेलता था, रात दिन चलता था वही। हाँ, आपके पुराने दोस्तों ने ये भी कहा रिसर्च में कि बड़ा अराजक किस्म का लड़का था, एकदम जिस चीज़ में घुसा है उसी में लगा हुआ है, बिल्कुल बेपरवाह होके। हाँ, ऐसे ही था। इनडिसिप्लिन लाइफ था। हाँ। डिसिप्लिन लाइफ नहीं था। हाँ, इसीलिए मैंने अराजक शब्द इस्तेमाल। कौन से भी समय खाना खाना, कभी भी चलना। पर ये इन सब बातों में माँ लगातार मेरे ऊपर प्रभाव रहता था। फिर मैं उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे एक आइकॉन थे, अभी भी है। तो बम पुरंदरे, प्रभावती राजे, करपात्री महाराज, उनके भाषण सुनने के लिए माँ लेके जाती थी। एक बाल शास्त्री अरदास थे,
उनके प्रवचन थे, महारथी कर्ण, महाभारत पर वो सुनने के लिए जाता था। उन सब विचारों से, संस्कारों से मेरा एक व्यक्ति। फिर संगम में गया, तो संगम में स्वयं कौन लेके गया? एक वहीं के हमारे एक शिक्षक थे, वो लेके गए। मैं शिशु स्वयंसेवक था, संगम में गया। अच्छा, आप शिशु स्वयंसेवक थे। हाँ, फिर आगे चल के तृतीय वर्ष तक किया है प्रशिक्षण? द्वितीय वर्ष किया। द्वितीय वर्ष किया। फिर विद्यार्थी परिषद में आया, फिर विद्यार्थी परिषद का काम किया। फिर संघ विचार, राष्ट्रवादी विचार मेरा कन्विक्शन बन गया। और पिताजी का किस तरह का सर रहा? वो टोकते टोकते नहीं थे, ये नेतागिरी करते घूम रहे हैं मेरे आप? पिताजी भी रोकते थे। पिताजी का, मैं विद्यार्थी था तभी निधन हो गया। मेरे बहन के यहाँ नेपा नगर में उनका देहांत हो गया। नेपा नगर में? हाँ, वो पेपर मिल जो है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर पिताजी का भी काफ़ी मेरे लाइफ में सपोर्ट रहा। कितनी उम्र थी आपकी तब? हाँ, आपकी उम्र कितनी थी तब? पिताजी गए तब मैं 26 साल का होगा, 26-27 साल का। शादी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। माँ के सामने मेरी शादी हुई। तो एकदम से जिम्मेदारी बढ़ गई। हाँ, पिताजी गए, फिर मेरी 2 बहनें थी, अब 2 बहनें भी चली गई, माँ भी चली गई। पर इन सब लोगों का मेरे ऊपर प्रेम, मेरे ऊपर उनके संस्कार, और मेरी ज़िंदगी के दोनों बहनों ने मुझे लड़के जैसा संभाला, और मेरी माँ ने हम सब पर बहुत प्रेम किया। उसकी बदौलत मैं जो कुछ हूँ उसके कारण हूँ, ये मैं अक्सर कहता भी हूँ और मानता भी हूँ। ये तो नितिन जी परिवार के संरक्षण की बात हो गई। पॉलिटिकली पहला मेंटर कौन था जिसने आपको सिखाया कि राजनीति ऐसे होती है, ये करो, ये नहीं करो? विद्यार्थी परिषद में जब था तो दत्ताजी डिडोलकर करके विद्यार्थी परिषद संस्थापक थे, उनसे बहुत सीखने को मिला। एक डॉक्टर भालेराव थे, फिर सदाशिवराव देवधर करके भी संघ के प्रचारक थे, भी वनवासी कल्याणाश्रम में वो थे। फिर मेरा दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से संबंध आया। फिर मेरा यशवंतराव खेड़कर, बाल आपटे जी के साथ अच्छा संबंध आया। और भाऊराव देवरस जो संघ के सरकारी उस समय थे, उत्तर प्रदेश वगैरह में संघ का काम करता, बहुत सक्रिय रहे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनके संपर्क में रहा। बाला साहब देवरस के भाई थे ये? भाई थे। बाला साहब देवरस जी के संबंध में मैं रहा, और सब इनसे खूब सीखने को मिला। सीखने की बात हो रही है, एक बाल ठाकरे का प्रसंग भी हम लोगों के संज्ञान में आया कि आप एक 20-22 फ्लाईओवर बनने थे, बीएमसी बड़ा अड़ंगा लगा रहा था, फिर आपको उनसे जाके मिलना पड़ा। सत्य है ये बात? क्या हुआ था? उसके लिए बाला साहब को मैं अक्सर मिलता था। हाँ, और मैं बीजेपी में था, पर बाला साहब का पार्टी वगैरह छोड़कर मेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रेम था, और मैं उनसे खुली बात करता था। दिस मैन कैन गेट द जॉब डन, ऐसे बोलते थे वो। एक बार उन्होंने एक्रिलिक की शीट पर मुझे एक दिया, नितिन याद रखना, बोले आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मुझे दिया 1 लाख, वो मैंने अपने यहाँ लाकर अपने टेबल पे रखा हुआ। अच्छा, वो रखा है अभी? बाला साहब बहुत प्रेम करते थे, और वो बहुत बड़े दिल के थे। एक बार राज ठाकरे ने उनके ऊपर बहुत फोटोग्राफ्स इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा किताब लिखा था। तो उसने कहा कि ये माहिम के पुल पर उनका फ़ोटो निकालना था। तो उसने कहा कि तुम वहाँ आओ बाला साहब को, और आपका फ़ोटो निकालना। बोले मैं नहीं, तुम नितिन को बुलाओ। ये पुल उसने बनाया, और फिर उनके बाजू में मैं खड़ा रहा, फिर उसने फ़ोटो निकाला। बहुत प्रेम करते थे, और उनका सानिध्य, उनका सहवास, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। राजनीति कहीं पलटती रहे, जाती रहे, मैंने अपने बातों को, कन्विक्शन को, और जिन व्यक्तियों को मानता हूँ, मैंने कभी बदला नहीं है। आज शिवसेना हमारे साथ नहीं है, पर बाला साहब कल भी मेरे दिल में थे, आज भी मेरे दिल में है। आप कह रहे हैं शिवसेना आपके साथ नहीं है, एक नाथ शिंदे कहते हैं हम ही असली शिवसेना है और हम भाजपा के साथ हैं। नहीं, शिवसेना उस समय एक थी, अभी उद्धव की शिवसेना बनी और शिंदे की शिवसेना। कब से बात नहीं हुई आपकी उद्धव ठाकरे से? बहुत बार होती है। देखो, मैंने आपको एक बात बताई कि राजनीति अलग, पारिवारिक संबंध अलग। आज भी राज ठाकरे से, उद्धव ठाकरे से, ठाकरे परिवार से मेरे संबंध वैसे ही अच्छे ही है। पार्टी ने कभी कहा नहीं कि इन संबंधों की बिना पर फिर से एक कर दें? भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम वैचारिक विरोधी है, हमको हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी है। हमारे विरोधकों के साथ भी हमने मिलकर काम करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। जैसे नीतीश कुमार वापस आए, उद्धव ठाकरे भी आ सकते हैं? मुझे पता नहीं, आजकल उस राजनीति के इसमें मुझे कोई पता नहीं है, वो तो पार्टी अध्यक्ष बता पाएंगे।
आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र किया, धौला कुआं पे फ्लाईओवर अटका था या क्या था, जिसमें आपने यही डायलॉग बोला था भरी मीटिंग में कि क्यों हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, धौला कुआं पर ट्रैफिक जाम होता था। डिफेंस ने जगह न देकर मेट्रो ने गलत डिज़ाइन बना, रोड के बीच में मेट्रो आई। आपको पता है ना धौला कुआं का? वो रोड ऐसा बड़ा बनता है धौला कुआं के बाद, और ऐसा होता है कॉर्नर पे ट्रैफिक जाम होता था। आपको कितना याद है मालूम है, पर 2010 2011 में मैं वहाँ आता था, आधा पौन घंटा ट्रैफिक हमेशा। तो फिर मैंने कहा रोड बड़ा करने का तय किया। तो मैंने डिफेंस वालों को कुछ जगह मुझे दो, मैं आपको लगे तो अंडरपास बना देता हूँ। देते ही नहीं थे। क्या बोलते थे? तो मैंने कहा भी मैं अपने लिए थोड़ी जगह मांग रहा हूँ, रोड के लिए मांग रहा हूँ। जो कुछ हुआ, जगह मिली, रोड बना, और अभी उसका और एक्सटेंशन है। अभी वो उधर रोड जो पलटता है धौला कुआं में, तो पुलिस कमिश्नर वो पुलिस स्टेशन में बांधने के लिए तैयार हूँ। मतलब थोड़ा पीछे हटेंगे, अभी तक परमिशन नहीं मिली, जब देंगे तब बनाएंगे। वहाँ अभी मिलिट्री ने परमिशन दी है कोई यूटिलिटी शिफ्टिंग करके उसको, जो धौला कुआं का कॉर्नर है ना, उसको हम और अच्छे तरीके से बना रहे। तो वो अभी बन जाएगा। नितिन जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ऐसे कैसे नहीं दे रहे हैं? दिल्ली आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, लैंड पूल उनके पास है, आप देश की सरकार के मंत्री हैं और आपने कहा मैं अपने घर के लिए सड़क थोड़ी बना रहा हूँ, देश की सड़क बन रही, तो फिर चीज़ें अटक कहाँ जाती हैं? देखिए सर, ये सिस्टम ऐसी होती है। मनोहर पर्रिकर खुद डिफेंस मिनिस्टर थे, फिर वो मेरे कहने पर जगह पर आए। उन्होंने वो जो अंडरपास बनाया हमने, वो रोड को क्रॉस इधर से होकर उनके अंदर, उसका सुझाव दिया, वो बनाने के लिए मान्य किया। देखिए, इसमें किसी का दोष नहीं होता। सिस्टम ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनी है, हर आदमी उस पर वेटो यूज़ करता है। अब उसको लगता है हम डिफेंस की जगह क्यों दें, तो ये चलते ही रहता है। देखो, मैं अक्सर एक बात लोगों को बताते रहता हूँ कि समस्या है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं दे कैन कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, और कुछ लोग ऐसे होते हैं दे कैन कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। ये जरा दूसरे का उदाहरण बताइए पहले तो। मैं ये कहता हूँ कि समस्याओं को झेलो, मात करो, यही तो लीडरशिप की टेस्ट है। हाँ। अब किसने नहीं दिया, क्या किया है, छोड़ दो। मुझे अगर मंत्री बना और मुझे रोड बड़ा करना है, तो रोड बनाना ये मेरी टेस्ट है, परीक्षा है, और मैंने करना चाहिए। मेरा मिशन है, ये मेरा उद्दिष्ट है, और मैं ये मेरे खुद के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। आज दिल्ली की लाखों करोड़ों जनता को रोज़ इतना पोल्यूशन कम हो गया, रोज़ उनका समय बच रहा है, ये जनता का फ़ायदा हुआ। कोई मेरा दुकान तो नहीं है उस रोड पर कोई मुझे डालना। किस तरह की दिक्कतें आती हैं मंत्री जी? जैसे हम लोग अध्ययन कर रहे थे, दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम लोग जाते हैं, ये एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसमें पंजाब वाले एरिया में ज़मीन को लेकर समस्याएं काफ़ी आ रही हैं। काफ़ी समस्या है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है। पेड़ काटने की परवानगी स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलता है, रेलवे को क्रॉस करने में, आरओबी बनाने में रेलवे की परमिशन लगती है, फिर बैंकों का फाइनेंशियल क्लोजर होना उसका पैसा लगता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर में कोई कोर्ट में जाता है तो केस स्टे हो जाती है। तो समस्या है, ये लोकतांत्रिक पद्धति है और नियम हमने बनाए हैं, तो नेचुरली उसको लड़ना पड़ता है। फिर भी कटरा रोड बन रहा है। कोई इंटीग्रेटेड मोबिलिटी कमांड ऐसा बन जाए जिसमें सारे डिपार्टमेंट बैठे और ये प्रधानमंत्री जी ने मेरे अध्यक्षता में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी अपॉइंट की थी, हमने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किए। फिर प्रधानमंत्री जी प्रगति की में सबका रिव्यू करते हैं, उसके कारण भी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। गति शक्ति आई, उसके कारण भी होते हैं। देखो, समस्याएं सुलझती रहेगी, नई समस्या निर्माण होती रहेगी, हमें उसको सॉल्व करना है, हमें चलते रहना है और आगे जाते रहना है। और कुछ अनुभव से सीखकर अगर सिस्टम में सुधार करना संभव है तो करने की कोशिश करनी चाहिए। सिस्टम में आप सुधार की बात कर रहे हैं, मेरे सामने आंकड़े हैं, क्योंकि हम लोग सड़कों पे बहुत बात कर रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं के, और मंत्रालय ने एक जो लक्ष्य रखा था कि सड़क दुर्घटनाओं में हम 2024 तक कमी लाएंगे, उसको फिर रिवाइज करके 2030 तक करना पड़ा। इसकी वजह क्या रही? क्यों हम लोग
बहुत इसको लेके प्रतिबद्ध नहीं हो पा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर बनना, जहाँ पे रोड के डिज़ाइन का इशू है, सीट बेल्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल फैक्टर्स। इसको लेके हम बहुत एग्रेसिव नहीं हो पा रहे और ये बड़ा ख़राब आंकड़ा है फिर लुक एट इट कि कितनी जानें हम गंवा रहे हैं रोज़ाना। देखिए 1,68,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं हर साल जी। और उनमें से 18 से 35 वयोगट में 60% है। और आपने जो कहा वो सच है कि हमने ये तय किया था कि 2024 के पहले 50% हार्ट एक्सीडेंट कम करेंगे, पर हम इसमें यशस्वी नहीं हुए हैं। इसका बेसिक कारण ये है कि इसमें 4 प्रमुख रूप के कारण हैं। रोड इंजीनियरिंग, जिसमें ब्लैक स्पॉट का आइडेंटिफाई करना, आगे कोई ऐसी जगह नहीं रखना, ट्रैफिक सिग्नल लगाना, साइनेज बोर्ड लगाना, हमने सब कुछ किया, कर रहे हैं। हम 4,000 से ज़्यादा ब्लैक स्पॉट हमने सुधारे हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने एक स्टार रेटिंग लाया, 6 एयरबैग्स इकोनॉमिक मॉडल में आई, सब सुधार किया। इमरजेंसी में हमने अभी एम्बुलेंस रखी है हर जगह पर ताकि तुरंत एडमिट कर सके। 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बना, उसमें हेलीपोर्ट बना रहे ताकि एक्सीडेंट हो तो उसको लेके जाएंगे। इसमें चौथा है एजुकेशन, उसमें लोगों को सिखाना, ह्यूमन बिहेवियर को बदलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 5वीं बात है इन्फोर्समेंट, नया कानून बनाया। बात अटक कहाँ जाती है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। आप फॉरेन में जाइए, तुम क्रॉस करो तो गाड़ी रुक जाती है, रेड सिग्नल होगा तो रुक जाती है, रॉन्ग साइड कोई जाता नहीं, रास्ते के बीच में कूद कर कभी रोड क्रॉस नहीं करता। ये अगर गाड़ी स्कूटर चलाता है तो हेलमेट पहनता है, दारू पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये स्पीड लिमिट की बात है उसका पालन करना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। ये जो कानून के प्रति एक कटिबद्धता चाहिए वो लोगों में पैदा होने की आवश्यकता है। कैसे आएगी? अब हम बच्चों को सिखा रहे हैं, अभी अमिताभ बच्चन, सुधा मूर्ति, मैं और वो त्रिपाठी अपने फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी, दिन भर हमने एक चैनल के लिए कार्यक्रम किया, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, बच्चों को समझाने की कोशिश की। NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैं खुद, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 4 जगह मेरा पैर टूटा हुआ है। कब? ये 2004 में हुआ। कैसे? तब मैं गाड़ी के कैटरैक्ट था, ड्राइवर मेरा गाड़ी जाकर ट्रक पे गई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, काफ़ी मैंने भोगा इसमें। मैं बहुत संवेदनशील हूँ इस विषय के बारे में, पर दुर्भाग्यवश अब मेरे 10 साल पूरे हो रहे हैं। सब जगह पर ये डिपार्टमेंट में मुझे यश मिला है, पर लोगों का स्वभाव बदलने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। और ये कबूल करते हुए मुझे दुख भी है, दर्द भी है, पर मैं कोशिश करते रहूँगा। हम लोग, मेरे साथ फिल्म एक्टर, सेलिब्रिटीज़, प्लेयर्स सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, मीडिया का सहयोग। हम एक दिन इस देश को निश्चित रूप से 2030 तक हम 50% की मौतें कम करेंगे। देखो, कोविड में इतने लोग नहीं मरे, लड़ाई में नहीं मरे, दंगे में नहीं मरे, इतने लोग केवल रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब लोगों ने रोड के संबंध के नियमों का पालन अगर हर व्यक्ति कठोरता से करेगा तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। अभी आप कह रहे थे कि लोग कानून का पालन नहीं करते हैं। मोटर व्हीकल को लेके नया कानून आया, बढ़ा दिया, ट्रांसपोर्टर्स तुरंत हड़ताल पे चले गए। नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट में जो हमने का फाइन बढ़ाया, ये बढ़ाया, उसके खिलाफ किसी ने स्ट्राइक नहीं किया, उनके विषय अलग थे। वो था कि जब कोई एक्सीडेंट करता है तो ट्रक ड्राइवर को वही रुकना चाहिए, उसको पूरे अटैच, अगर भाग जाता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो उनका कहना था कि अगर हम भाग नहीं जाएंगे तो लोग हमको मारते हैं, ट्रक जला देते हैं, तो फिर उसमें पुलिस स्टेशन में जाकर उसने बैठना चाहिए। ऐसा कुछ दंड संहिता में जो चीज़ें वो जोड़ी जा रही थी उससे उनको दिक्कत वो बातों का होम मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई, उसके वे आउट निकल गया। एक जगह और वे आउट अभी नहीं निकल रहा है, वो है बैटरी स्वीपिंग पॉलिसी। मेरे सामने ये नीति आयोग की टिप्पणी है मंत्री जी कि इंटरऑपरेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन का सुझाव है। उन्होंने कहा है कि इस पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विरोध भी, इसलिए फाइनल मसौदा अभी तक नहीं आ पाया है। देखिए, कहाँ अटका है? इसकी जरूरत, बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पहली बात, इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात समझता हूँ, मेरे घर में इलेक्ट्रिक कार है। अब एक कार, मेरी कार की कैपेसिटी 400 किलोमीटर है, मैं दिन भर मुश्किल से मैक्सिमम 50-60 किलोमीटर चलता हूँ।
रात को आके गाड़ी चार्ज होती है। एक स्कूटर बजाज और टीवीएस ने अध्ययन किया है, वो दिन भर 24 से 26 किलोमीटर चलती है। तो आप गाड़ी को चार्जिंग 140-125 किलोमीटर का, तो कोई चार्जिंग की ज़रूरत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब आप दिल्ली से कटरा जाओगे या दिल्ली से जयपुर जाओगे, यानी आप एक दिन में 400 किलोमीटर से ज़्यादा 600-700 किलोमीटर तब है। तो इसलिए भी हमने हमारे 670 रोड साइड एमिनिटीज़ में हम चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। हमारी ऑयल कंपनियां जो है वो पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, और जल्दी ये निर्माण हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी दिल्ली से मुंबई जाएगी, मुंबई से चेन्नई जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बैटरी स्विपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो ऑप्शन हटा ही दिया गया। हटा दिया। नहीं, इसके बाद भी मेरा कहना है, कोई अगर नया ऑप्शन वाली टेक्नोलॉजी आती है तो करिए। देखिए, हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया तो इसकी कॉस्ट $150 पर किलोवाट पर आवर थी, लिथियम आयन बैटरी की। अब वो $112 पे आई है पर किलोवाट पर आवर, और जिस दिन $100 पे आएगी उस दिन पेट्रोल डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत सेम रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मेरी गाड़ी में खर्चा नहीं के बराबर है, क्योंकि ऐसा है कि जो 1 लीटर पेट्रोल 120 रुपये का लगता है, वह बिजली 6 रुपये की लगती है, 2 यूनिट। हाँ, इसमें लेकिन मैं अभी भी कहूँगा, जैसे मैं आपको अपने घर का उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे पिताजी हैं, वो चंडीगढ़ से यहाँ आते हैं, तो उन्होंने बड़े उत्साह में इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया। अब जैसे उनको कल वापस जाना है, तो सोच रहे हैं कि ये किसानों का प्रोटेस्ट है, डिटूर करना पड़ेगा, पूरे चार्ज में पहुँच जाएगी नहीं पहुँच जाएगी, वो अभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखो, ये चार्जिंग स्टेशन जो है ये निर्माण प्रक्रिया में है, और अभी ये समस्या है कि चार्जिंग स्टेशन जितने चाहिए उतने नहीं बने हैं, पर 670 हम बना रहे हैं रोड साइड एमिनिटीज में। आने वाले 1-1.5 साल में चार्जिंग स्टेशन बन जाएंगे, फिर दिल्ली से चंडीगढ़ नहीं, दिल्ली से श्रीनगर तक जाना और आना संभव होगा, प्रॉब्लम ईजी हो जाएगा। एक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान मेरे सामने है 28 सितंबर 2023 का, जिसमें आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त करने के लिए हम एक नीति का मसौदा तैयार कर रहे हैं। मैं मंत्री जी बुंदेलखंड से आता हूँ, वहाँ पे होती है माइनिंग, वहाँ पे बेतवा नदी है, उससे मोरंग निकाली जाती है, रेड सैंड। ओवरलोडिंग होती है ट्रकों की, सड़क बैठ जाती है दोनों तरफ से। तो अच्छी खासी सड़क बनी थी, लेकिन चूंकि दोनों तरफ लोडिंग रही, इस तरह के इश्यूज आते हैं। कई बार हम लोग बिहार में या मध्य प्रदेश में कुछ एक जगहों पर देखते हैं कि सड़कों के पैच बड़े ख़राब हो जाते हैं, और NH है, जैसे कोई कहता है NH है तो आपने कितनी सड़कें बनाई वो एक तरफ, पर तुरंत ध्यान जाता है यार ये वाली NH ठीक नहीं है, जबकि अभी टोल देके आए पीछे या आगे। अब इस विषय पर मैं आपका इंटरव्यू लूँगा जी। आप मुझे बताइए, कौन सी रोड पर आपने गड्ढा देखा है? कौन सी रोड पे गड्ढा देखा है? जब मैं बिहार में कवरेज करने गया था तो मधेपुरा के आसपास की NH में गड्ढे देखे थे बहुत। देखिए, पहली बात तो ऐसी है, वो मैं कंफर्म करूँगा जी, पर जहाँ तक आप किसी को भी पूछिए, अभी देहरादून जाइए, NH पर लोगों की गलतफहमी क्या होती है कि कोई भी रोड पर गड्ढे देखे तो मुझे जिम्मेदार मानते हैं कि वो कंफ्यूज कर देते हैं स्टेट हाईवे से। स्टेट हाईवे से मैं आपको तो, हमारे डिज़ाइन ही ऐसे है और वाइब्रेटिंग रोलर लगाते हैं और इतने मजबूत डिज़ाइन है। अब देखो, दिल्ली से आगरा जाइए, कोई गड्ढा दिखता है आपको? आप दिल्ली से जयपुर जाइए, कोई गड्ढा दिखता है? अभी तो ये जयपुर रोड हम रिपेयर कर रहे हैं, कुछ जगह रिपेयर का काम चालू रहता है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर बाय एंड लार्ज रोड के क्वालिटी में अब गड्ढों की तकरार नेशनल हाईवे पे नहीं है। तो फिर आपको ये क्यों कहना पड़ा प्रेस ब्रीफिंग में कि मैंने ये ऑर्डर दे दिया है कि अगर कोई गड्ढा पड़ता है तो तुरंत उसको रिमूव करो, गड्ढा दिखना नहीं चाहिए। तो हमारे PD और RO बिल्कुल तुरंत ऐसा कोई होता है तो कार्रवाई करता है। एक चूँकि सड़क की बात हो रही है, तब आप महाराष्ट्र में थे, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक इनिशियल मसौदा तैयार हो रहा था, और तब बताया गया कि अटल जी ने आपको बुला के आपसे सलाह ली थी। क्या हुआ था तब? उस समय सुंदरलाल पटवा ग्रामीण विकास मंत्री थे जी। मैं मुंबई में मंत्री था, मैंने फ्लाईओवर्स मुंबई पर हाईवे वगैरह बनाए थे। बाद में हमारी सरकार चली गई। पटवा जी मेरे अक्सर आते, उन्होंने कहा कि एक बार तुम ये गांव को जोड़ने वाली सड़क हमको बनाना है, अटल जी की बहुत इच्छा है। तो उन्होंने अटल जी से समय लेकर मुझे बुलाया। अटल जी मुझे जानते थे, उन्होंने कहा बहुत हुआ मुंबई में काम, अब गाँव को जोड़ने का काम करो। तो मेरे अध्यक्षता में कमेटी तैयार हुई
और मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। वो रिपोर्ट मैंने अटल जी को दिया और उसके 15 दिन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की, जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये देश की सबसे फ्लैगशिप योजना है। आज भी लोग चाहते हैं, और अभी हमारे सरकार में भी वो योजना शुरू है। और पहली बार देश के इतिहास में, देश में 6.5 लाख गांव है, उनमें से 3.5 लाख गांवों को जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसने किया, तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। और वो योजना बनाने का सौभाग्य अटल जी ने मुझे दिया, इसके लिए मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ। मंत्री जी, एक बात बताइए, सड़कें लाइफ लाइन है, हम लोग सोशल साइंस की क्लासेस में पढ़ते हैं, देखते भी हैं। फिर कुछ एक बार देखते हैं कि सड़क बनी, गांव में बनी, शहर में बनी, तुरंत गड्ढे हो गए, लोगों ने सीसी की सड़क बनाई, मनचाहे ढंग से उस पर बैरियर बना लिए। एक कोई ऐसी फुल प्रूफ पॉलिसी नहीं बन पाई है गांव तालुका से लेके उस तक, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो कि ये सड़क बनी है, अब ये नहीं होगी। जैसे जो चीज़ आपने केंद्र में की, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर PPP, नीचे के लेवल पे वो एक स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसमें होता है, वीडियो देखते हैं ऐसे पूरी लेयर उठ जाती है। जब तक आप क्वालिटी अभी आप कभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे जाइए जी, जो मैंने 98 में बनाया था, आज साल हो गए, 25 साल से ज़्यादा हो गए। आप देखो, एक भी गड्ढा दिखेगा नहीं आपको। क्या होता है कि जब आप कोई काम करके क्वालिटी की चिंता करके वैसा डिज़ाइन करोगे तो होगा। अभी हमने UR2 में 25 लाख टन कचरा डाला है। अभी ये कालिंदी कुंज वाला रोड है, इसमें 25 लाख टन कचरा डाला है। बाद में हमने दिल्ली के रिंग रोड में कचरा यूज़ किया है, हमने अहमदाबाद डोलोरो में कचरा यूज़ किया है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम, उसका एक साइंस है कि कौन से इसमें कितना डालना, कैसा करना, उसके ऊपर उसका वाइब्रेटिंग रोलर से उसका रोलिंग रोलर कैसे घुमाना। तो अगर उस टेक्निक्स का, उसके नॉर्म्स का अगर पूरा पालन होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, ठेका लेते हैं और अपना थुक पॉलिश करके रोड बना देते हैं। वो भी बोल देते हैं इतना पैसा वहाँ इंजीनियर को लग गया, इतना पैसा फलाने नेताजी को लग गया, इतना बचा तो इतने में इतनी रोड। अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी की। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं 50 लाख करोड़ के काम अभी तक अवार्ड कर चुका हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट में, और एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम लेने के लिए कभी मेरे पास आना नहीं पड़ा। अभी आप बताए ना, वो कॉन्ट्रैक्टर हजारों करोड़, इंटरव्यू शुरू होने के पहले 10 हजार करोड़ सर मैं बना रहा हूँ, तो पत्रिका देने आया तो मैंने कहा कहाँ क्या है, तो बोले मैं इतनी टनल जैसे 4 किलोमीटर, सब बड़े बड़े काम कर रहा है। अभी तक मेरी उसकी पहचान भी नहीं थी। तो यहाँ ऐसे ही काम मिल जाते हैं, हमारे यहाँ ये बात नहीं है। देखिए, करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड क्वालिटी कॉन्शियस। पर ये नीचे भी तो हो सकता है ना, तालुके के लिए, म्यूनसिपैलिटी के लेवल पे सब लोग इतने तंग रहते हैं ना। सर, उसके लिए उन लोगों ने सुधरना चाहिए। उसके लिए आप उनके ऊपर लिखो, उनके गड्ढे पर फोटो दिखाओ। एक इंडिया एस्पायर्स बुक में आपका आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, जिसमें मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जिसका भी आपने जिक्र किया, उसके बारे में था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये एक्सप्रेसवे बनाना चाहती थी, 3200 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था। आपने इसको ठुकरा दिया। आपने लिखा, अंत में कैबिनेट मीटिंग में जब हम रिलायंस के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, मैंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए टेंडर को स्वीकारने का मतलब होता शोषण के आगे घुटने टेकना। सत्य है ये बाकी बातें झूठ है। ये आपने लिखा है इंडिया एस्पायर्स में, मैंने जो लिखा, वर्बेटम है। मैंने जो बताया, मैं क्या लिखा हूँ आपको बता जी। 3 लोगों ने टेंडर भरे थे। रिलायंस का टेंडर सबसे लोवेस्ट था, वो 3600 करोड़ का था। अच्छा। और नियम से उनको टेंडर हम दे सकते थे। मेरा अनुमान था कि ये काम 1800 करोड़ में हो सकता है, तो 50% उसमें 1800 करोड़ हमारा अंदाज और उनका 3600 करोड़। 3600 करोड़ ने आज के 40,000 करोड़ और 1800 करोड़ ने आज के 18,000 करोड़। तो फिर मैंने उनको कहा कि मुझे लगता है ये ज़्यादा प्राइस है, हमने इसको रिजेक्ट करके हम लोग MSRDC की स्थापना करें, मार्केट से पैसा खड़ा करें और रोड को पूरा करें। मेरी बात को समझाने में थोड़ी अड़चन गई, लोगों ने एक्सेप्ट किया। धीरू भाई थोड़े नाराज़ हुए मेरे ऊपर, फिर उनके साथ मैं मिला था। सिर्फ धीरू भाई नाराज़ हुए या प्रमोद महाजन भी नाराज़ हुए? नहीं, धीरू भाई नाराज़ हुए थे, उनको मिलने के लिए भी मैं गया था। और बाद में जब रास्ता बन रहा था
तो एक दिन उनने मुझे बुलाया और कहा कि मैं हार गया, तुम जीत गए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने रोड बना लिया। तुम्हारे जैसे 4-5 लोग अगर देश को मिल जाएंगे तो देश का भविष्य बदल जाएगा। आई एम काउंटिंग माई लास्ट डेज ऑफ माई लाइफ, वो कह रहे थे। अब मैं बहुत एक स्कूल मास्टर का लड़का था, मैं बहुत इज्जत कमाई, पैसा कमाया। अगर मुझे अभी 12 बजे का टाइम था, 5,000 करोड़ चाहिए तो 4 बजे तक लोगों से मिल सकते, इतनी मैंने इज्जत कमाई। पर अब मुझे देश की चिंता है और मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने, और उनका मैंने कभी कोई अपमान नहीं किया। बहुत अच्छे उद्योगपति थे। हाँ, जब उनका 3 अगर टेंडर में लोएस्ट था तो कानूनी उनको मिलना चाहिए थे, उनकी अपेक्षा थी, पर मैं वो कॉस्ट ज़्यादा थी तो मैं दे नहीं पाया। तो ये एक सक्सेस स्टोरी बनी। और ये आप इतनी ईमानदारी से बता भी देते हैं कि मैं आपको ये चिंता नहीं कोई कहेगा कि ये तो कैपिटलिस्ट से जाके मिलते हैं। आजकल एक जैसे आपके अपोजिट पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, वो हर चीज़ में अंबानी अडानी, और आप खुल के कह रहे हैं कि मैं जाके मिला, टेंडर नहीं दिया फिर भी मिला। हाँ बिल्कुल मिला, मैं सबको मिलता हूँ, रिक्शे वाले को भी मिलता हूँ, इस देश के हर नागरिक को मिलता हूँ। पार्टी दफ्तर के लिए कमलनाथ और सोनिया गांधी से भी मिलते हैं? नहीं, उस समय तो कमलनाथ मंत्री थे, मुझे जाना ही पड़ा उनके साथ। सोनिया गांधी जी के घर कभी जाने का मौका नहीं है, पर उनसे मुलाकात हुई। देखिए, आप एक बात याद रखिए जी, हम आइडियोलॉजी ओरिएंटेड पार्टी है। विचारों में मतभिन्नता है, वैचारिक मतभिन्नता हो सकती है, पर मनभेद नहीं होने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अगर सही काम हो तो सबका होना चाहिए। तो राजनीति में, लोकतंत्र में एक सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष, तो हमको सबको मिलकर लोकतंत्र को यशस्वी करना है। अगर हमको कल सत्ता में रहेंगे तो सत्तारूढ़ पार्टी बनेंगे, नई मेजोरिटी मिलेगी तो अपोजिशन पार्टी में अपनी भूमिका अदा करेंगे। ये देश आगे चलता रहेगा। तो ये देश 4 स्तंभों पर खड़ा है, लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, जुडिशरी और मीडिया। और 4 लोगों में संविधान में अपेक्षा व्यक्त की गई कि सबने मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो ये तो हमारी सीख भी है, संस्कार भी है, इसमें गलत क्या है। मुझे एक बार मुलायम सिंह यादव जी ने पूछा था कि मुंबई में एक बार मनोहर जोशी का सत्कार हुआ, शरद पवार थे, सब पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग एक जगह ऐसे इकट्ठा आते हो? मतलब हाँ आते हैं, हमारे शादी ब्याह में सब लोग आते हैं। मैं 61 साल का हुआ, उस कार्यक्रम में शरद पवार आए थे, सुशील कुमार शिंदे आए थे, सब महाराष्ट्र के नेता आए थे। मैं विपक्ष का नेता था, मैंने इतने कठोर भाषण किए, कोई आप सुनेंगे तो आज भी मेरा बड़ा साख थी उसमें विपक्ष के नेता के रूप में। पर कभी हमने किसी के जख्मों पर नमक नहीं छिड़काया। मतभिन्नता जरूर थी पर मनभेद नहीं थे, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको संस्कार दिया और साख दिए। आप शरद भाऊ का जिक्र कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि गडकरी जी ने शरद पवार की एक सलाह नहीं मानी, जिसका उनको बड़ा राजनीतिक खामियाजा उठाना पड़ा। तो हमने पूछा क्या सलाह? बोले कि जब ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी शरद पवार से बहुत सीखते थे, कोऑपरेटिव, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। तो शरद पवार ने आपको ये सलाह दी उनके मुताबिक, जो कि कई जगह छपा भी, कि अब तुम राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहे हो, तो ये जो तुम्हारे जो अलग अलग बिजनेस ग्रुप चल रहे हैं, व्यापारिक चीज़ें चल रही हैं, इनसे थोड़ा सा किनारे हो जाओ। आपने उनकी सलाह नहीं मानी, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब पार्टी ने संविधान बदल दिया था ताकि नितिन गडकरी दूसरी बार अध्यक्ष बने, तब उसी पूर्ति घोटाले पर छापे हुए, जांच में कुछ नहीं निकला। कई लोगों ने कहा पार्टी में इंटरनली सबोटाज किया गया, बार बार, मतलब वो एक कहते हैं ना, इतनी जोर की विस्पर की सबको सुनाई दे। अरुण जेटली एंड कंपनी का नाम लिया गया कि उन्होंने नितिन गडकरी को सेट कर दिया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए क्योंकि पूर्ति जो पूरा ग्रुप चल रहा था उसके साथ उन्होंने कुछ दिनों के लिए घोटाला शब्द जुड़वा दिया। देखो, पहली बात तो ऐसी थी कि शरद पवार ने मुझे कोई सलाह नहीं दी थी। मैं जब अध्यक्ष बना, अब मैं कोऑपरेटिव थी, आपके यहाँ कोऑपरेटिव नहीं है, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव है। मेरा एक स्टोर है हमारा, जिसकी मैंने स्थापना की, 60 करोड़ टर्नओवर है, उसके 5,000 लोग मेंबर हैं। मैं चॉकलेट भी फ्री नहीं खाता। तो मेरे ये चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर कुछ प्रोजेक्ट थे, कुछ कोऑपरेटिव में थे, कुछ पब्लिक लिमिटेड में किसानों के प्रोजेक्ट थे। मैंने गलत तो कुछ किया नहीं। कांग्रेस के शासन ने मेरे ऊपर पूरी इंक्वायरी, मेरे जन्म से जितनी होगी उतनी सब कर ली, और आखिरी में कांग्रेस के शासनकाल में मुझे पत्र मिला कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। एक बात जरूर है कि मीडिया के रिपोर्ट पर और गलत जानकारी के ऊपर
कैसे लोगों को बदनाम करने की कोशिश होती है और उसका करियर खराब किया जाता, उसका वो उदाहरण था। अब ये षड्यंत्र था, सैबोटेज का, तो मैंने किसी पर आरोप भी नहीं किया और मुझे करना भी नहीं। मैं इतना ही कहता हूँ, जो मेरे नसीब में था वो हुआ। पर एक बात मैं पूछता हूँ, कभी कभी एक कोई मीडिया वाले जो विशेष रूप से उस समय मेरे पीछे लग गए थे, उनको पूछता हूँ कि मेरे पास तो कोई एक भी बात मेरे खिलाफ नहीं हुई, न इनकम टैक्स का कुछ निकला, न किसी बात का निकला, ये सब झूठ निकला। अब आप बोलते हो कि भैया हमसे गलती हो गई, पर जो मेरा नुकसान गलती बनाते हैं वो हाँ बोलते हैं। मेरे ऊपर जिन्होंने आरोप किए, मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े नेता होंगे, वो मेरे को माफ़ी मांग के गए। गलत निकला वो। पर मैं ये मानता हूँ कि इसके कारण मैं किसी को दोष भी नहीं देता और मैं किसी को, जो मेरे नसीब में था हुआ। जो बात आप अभी कह रहे हैं वो बात आपने आडवाणी जी और भैया जी जोशी से कही थी मुंबई में, जब उन्होंने आपको इस्तीफा देने के लिए कहा था? नहीं, मैंने कभी नहीं। आज भैया जोशी ने मुझे कहा भी नहीं। ये मेरी एक बार जब बात होते होते उन्होंने कहा कि भाई हमको साल भर यही लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये आरोप हुआ। उन्होंने बोला अच्छा काम करो, मैं तो आपके पास नहीं आया था, मुझे सेकंड टर्म चाहिए, मुझे नहीं बनना, आप मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। अपने आदमी किसने कहा था सेकंड टर्म के लिए फिर? क्योंकि जब मेरी संविधान में बात अगर हुई, पार्टी का संविधान बदल रहा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे तक चर्चा हुई होगी। देखो, जो कंसर्निंग व्यक्ति था उसने ये कहा कि वे आप अभी हर साल इसका जवाब ही हमको देना पड़ेगा। उसने उसने मुझे रिजाइन करने के लिए नहीं कहा, मैंने खुद होकर कहा कि आप क्यों तकलीफ उठाते हैं जवाब देने की। मैं तो आपके पास सेकंड टर्म मांगने के लिए किसी के पास आया नहीं हूँ। मेरा रिजाइन ले लो, आप नए अध्यक्ष को चुनो। इसमें आडवाणी जी ने मेरे से कोई डायरेक्ट नहीं कहा। आपके पद की मर्यादा है, इसलिए आप कभी इंटरनल सबोटाज की बात नहीं करते हैं? देखो, मैं अक्सर ये मानता हूँ कि मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करता, न करूँगा। मैंने कहा कि जो मेरे नसीब में था हुआ, मैं जिंदा दिल आदमी हूँ। अब ये सवाल उठता है कि मैं निर्दोष साबित होने के बाद जिन लोगों का ये मत बना, वो इसका विचार करें कि उनका जो था वो बात तो सही निकली नहीं है। क्योंकि जिस नामांकन पत्र पर नितिन गडकरी लिखा था, बाद में उसी में व्हाइटनर घुमा के राजनाथ सिंह लिख दिया गया। देखिए, मैंने खुद कहा कि आपको मेरे कारण मैं लायबिलिटी या बोझ लगता हूँ, या मेरा भाव हुआ था, तो मुझे क्यों बनाते हो, दूसरे को बनाओ। देखो, मैं बीजेपी का अध्यक्ष बनने के लिए किसी के पास नहीं गया था, सेकंड टर्म बढ़ाओ करके किसी के पास नहीं गया था। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो काम दिया वो करता रहूँ, आज भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। इसी ठसक की आपके विरोधी भी खूब बात करते हैं। कौन कुछ भी बात करते रहे, कुछ भी चर्चा करते रहे, ये कुछ हमने भी चलते रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। मैं अपने कन्विक्शन के आधार पर, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इस बात को याद करके मैं समाज कारण, गरीबों की सेवा करना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, जब तक जिंदा हूँ तब तक करता रहूँगा। मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा पार्टी ने दिया है, मैं संतुष्ट हूँ। ये कुछ भी की चर्चा में एक चर्चा ये भी आई कि नोटबंदी के पहले प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में सबको एक एक ब्लैंक पेपर दिया कि आपके हिसाब से कौन से नोट बंद करने चाहिए। तो नितिन गडकरी ने कहा सब बंद कर देने चाहिए, 100 से ऊपर के, क्योंकि 50 के नोट की तो कोई गड्डी रखता ही नहीं है। ऐसा कोई पर्चा बांटा जाता है? सब गलत है। ये सब इतनी कहानियां घूमती हैं मीडिया में। ये पत्रकारों का काम ही रहता है, हाँ, दिन भर गॉसिप करना, बहुत कुछ लोगों का, तो फिर न्यूज़ बन जाएगी। अच्छा, देखो, पत्रकारिता का मैं सम्मान करता हूँ जी, गलत लिखने का भी अधिकार फंडामेंटल राइट है करके उसका सम्मान करता हूँ, पर ये पत्रकारों ने सोचना चाहिए कि लिखने के पहले आधार क्या है, तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है। ये तो जैसा वो फिल्मों में हीरोइन होती ना, हाँ, तो तुम्हारी कोई अगर पेपर सवे तो रोज वो नई शादी कर रहे ऐसे ही लगता है, गॉसिप चलाते रहते हैं। हाँ। इससे क्या होता है, तुम्हारी विश्वसनीयता खत्म होती है। अब जैसे मेरे ऊपर आरोप किया, आपने कार्यक्रम कराया रात को 8 बजे, गडकरी के आरोप कि ये वो ढकाना। अब मैं सब जगह नहीं, मेरे पर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, मैं तो बाहर निकल गया, लोगों को समझ में आया। पर तुम्हारा क्या कि तुमने रोज कार्यक्रम रचा है झूठे, तो कभी ना कभी अपनी विश्वसनीयता घट जाती है। विश्वसनीयता का विचार करना। इसलिए वी नीड क्रेडिबल जर्नलिज्म इन द डेमोक्रेसी।
गलत हम करेंगे तो जरूर लिखो। अच्छा, ये भी गप है जिसमें मोदी जी ने उमा भारती जी को डांटते हुए कहा था कि मंत्रालय कैसे चलाना है नितिन गडकरी से सीखिए, आपकी तारीफ करते हुए, और उसके बाद आपको गंगा मंत्रालय मिल भी गया था। देखिए ये सब बातें किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा, एक तो वो आदमी बता सकता है जिसने सुना पता। इसमें आपने खंडन नहीं किया तुरंत? नहीं, देखो पहली बात तो ऐसी है कि मैं ऐसी कोई बातें ना आपको पुष्टि दूंगा। नहीं, वो तो कैबिनेट है, वैसे भी सीक्रेट होता है। देखो सब सीक्रेट होता है। हाँ जी। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है, पर जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा नहीं कहा। एक मैं आखिरी चीज़ जानना चाहता हूँ, और आपने विस्तार से आपने पूर्ति घोटाले के जो इल्ज़ाम लगे उस पर बात की, अध्यक्षी गई उसको लेके कि जिन्होंने किया वो सोचें, मंत्रालय के तौर पे आप अपनी संतुष्टियों की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन की आप खूब बात कर रहे हैं, पर कई लोग अभी भी पूछते हैं कि ये नरेंद्र भाई मोदी और संजय भाई जोशी की अदावत में नितिन गडकरी कहाँ से फंस गए? आप उनको पार्टी में पुनर्वास करके लेके आए, उनका गुजरात के दिनों का झगड़ा था दोनों लोगों का आपस में, फिर वो आपके बीच बोन ऑफ कंटेंशन बन गया। देखिए इस विषय से तो मेरा कोई संबंध है न मैंने कुछ क्या कहा। नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई शर्त मुझे रखी इस थी? विषय पर कुछ बोलना ही नहीं है। ये जो पुरानी बातें 20-25 साल की होती वो खत्म हो गई। संजय जोशी संघ के प्रचारक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आपके संपर्क में है? मैं जब अध्यक्ष था तो मेरे जनरल सेक्रेटरी थे युवा मोर्चा के, नागपुर से प्रचारक निकले, बाबूराव देवरी ने निकाला, तो संबंध तो रहेंगे जो नागपुर से मेरे कार्यकर्ता। टिकट भी मांग रहे थे क्या वो 90 के दौर में लोकसभा में प्रचारक जाने से पहले? नहीं, उन्होंने कभी टिकट वगैरह नहीं मांगा। अच्छा, एक फास्टैग को लेके कई दर्शकों ने सवाल पूछा है। अब हम बिल्कुल आखिरी में आ गए हैं जिसमें व्यूअर्स के 4-5 क्वेश्चन हैं कि अब जैसे पेटीएम को लेके इतना चीज़ें चल रही हैं, फिर कई लोग बोलते हैं कि फास्टैग के बावजूद कई बार लंबी लाइन लगती है, चीज़ें और स्मूथ हो सकती हैं। एक सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम हम निकाल रहे हैं जिसमें नंबर प्लेट और फास्टैग दोनों रहेगा। वो कैमरा जहाँ से एंट्री करेंगे वहाँ से पिक्चर लेगा, जहाँ निकलेंगे वहाँ नहीं, उतना ही टोल आपको बैंक अकाउंट में से कट जाएगा। तो ज़्यादा स्मूथ हो ये जाएगा। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सिस्टम आएंगी तो आपको कोई रुकने का कारण ही नहीं। एक संयुक्त शरण ये दर्शक इनका सवाल है कि नए एक्सप्रेसवे पे शौचालय बहुत दूर दूर हैं जिससे महिलाओं को समस्या होती है। पेट्रोलिंग टीम हाईवे पे कभी कभी क्रॉस ड्राइविंग करती है, ये मैंने भी देखा है एक आध बार कि वो रॉन्ग साइड से किनारे किनारे आ रही होती है पेट्रोलिंग टीम। और तीसरा उन्होंने कहा है कि इससे अच्छा है कि बीच बीच में चौकियां बना दी जाएं, अपराध भी कम होंगे, घटना में उचित रिस्पॉन्स भी। चौकी हम नहीं बना सकते, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। एक बात जरूर है कि रेस्टोरेंट के बाजू में मैंने अभी एक राजस्थान में ये जो हमारा रोड बना है ना जामनगर अमृतसर, उसमें बहुत सुंदर राजस्थान के डिज़ाइन करके दोनों साइड में रोड साइड एमिनिटीज़ बनाई है, और उसमें अच्छे प्रकार से लोगों की व्यवस्था हुई है। अलग अलग प्रकार के रेप्यूटेड कंपनियों के फूड स्टॉल्स भी है, तो उसमें हमने अलग व्यवस्था की है और अच्छे पॉश टॉयलेट्स और वॉशरूम बनाई है। अच्छा, दानिश का सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई एडवाइस देना चाहें तो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को हम कैसे एडवाइस करेंगे? वो प्रधानमंत्री है, मंत्री है, वो हमको आदेश देते हैं। जब परामर्श करेंगे तो आपस में बात करें, वो आपको क्यों बताएंगे? अच्छा, प्रतीक का सवाल, डिस्कशन बिटवीन द टू पर्सन प्राइवेटली वो उन्हीं के बीच में होता है। परामर्श होता है। हाँ होता है। प्रतीक सिंह का सवाल है, अच्छा ये ज़्यादातर सवाल इसी पे हैं, नितिन गडकरी और मोदी जी के बीच संबंध कैसे हैं? क्या नितिन गडकरी मोदी जी के उत्तराधिकारी होंगे? लीजिए वही जो बाहर चर्चा चल रही उन्होंने ये दी। फालतू की चर्चा होती है। मैं उनके कैबिनेट का सदस्य हूँ, मेरे बड़े अच्छे संबंध है। और उनके सबसे पॉपुलर मंत्री हैं ज़्यादातर 3 सर्विस तारीख में। को वो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का 2-3 तारीख को बड़ा उद्घाटन कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की तो पहले वो हरियाणा में एक कार्यक्रम था रेवाड़ी में, उसी में कर रहे थे। बना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, स्टेट ऑफ आर्ट है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है, इसका अलग कार्यक्रम आप खुद आकर करिए। उन्होंने माना, अभी कार्यक्रम है। तो ऐसी तो बात उनके और मेरे बीच में चर्चा होती रहती। जय हिंद का सवाल है, डीएल के लिए शुल्क, लाइसेंस रिन्यू के लिए शुल्क, वाहन पंजीकरण के लिए शुल्क, रोड टैक्स, फिर टोल टैक्स भी दें, और फिर भी टोल टैक्स के बाद कई जगह सड़कें दुरुस्त नहीं दिखती हैं। देखिए सर, मैं आपको बताऊँ, जहाँ टोल लगा है वहाँ सड़क ठीक नहीं है, ऐसी कुछ होगी तो मुझे बताओ। एक आम नागरिक कहाँ शिकायत कर सकता है? एनएचएआई के पोर्टल पे? बिल्कुल, हमारा पोर्टल पे कर सकता है, मुझे कर सकता है। और दूसरी बात, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं अभी वो ताज मानसिंह और पैलेस में कार्यक्रम होते हैं
तो मीडिया वाले मुझे प्रश्न पूछते हैं कि तुम टोल क्यों लेते हो, तो मैं उनको बोलता हूँ ये कार्यक्रम आपने यहाँ किया, इसके बजाय रामलीला मैदान पे क्यों नहीं करते, फुकट में हो जाता, चेयर ला के लगा दो और करा लो कार्यक्रम। पर आपको इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। दूसरी बात, अभी मुंबई से पुणे हमने हाईवे बनाया, पहले 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगते हैं, तो 7 घंटे गाड़ी कम चलती तो टाइम भी बचता है और फ्यूल भी बचता है। तो आज सरकार के पास इतने पैसे नहीं है इतने बड़े बड़े हाईवे बनाना, तो हमको अगर एक है कि बजट से बनाएंगे तो ये जो दिल्ली देहरादून बनाने के लिए और 50 साल लगेंगे, अगर हम टोल पे बनाएंगे तो बना सकते हैं। इसलिए इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। एक आखिरी सवाल ये है इस लंबे इंटरव्यू का, इसमें कहा गया कि गडकरी जी खुल के बोल देते हैं और कई बार उनके बयानों के चक्कर में न्यूज़ बन जाती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में बोलते हैं या राज्यसभा में तो पंडित नेहरू की नीतियों की लगातार आलोचना करते हैं। फिर गडकरी जी का बयान आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय लोकतंत्र के 2 आदर्श नेता थे। इन 2 बयानों को उठा के लोग वर्सेस शुरू कर देते हैं कि मोदी जी कुछ और बोल रहे हैं, गडकरी जी कुछ और बोल रहे हैं, मतभेद है दोनों में। देखिए, विदाउट कॉन्टेस्ट एंड विदाउट रेफरेंस ये चर्चाएं चलती रहती है। मैंने कहा था कि इस लोकतंत्र को यशस्वी करने के लिए रूलिंग पार्टी और विरोधी पार्टी दोनों भी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे विपक्ष के सदस्य थे तो नेहरू जी उनका भाषण सुनते थे, उनका सम्मान करते थे। नरसिंह राव जी ने उनकी सरकार होने के बाद भी यूनो में बोलने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। वो और सलमान खुर्शीद गए थे। तो मेरा जो कहना है कि ये बात मैंने रखी, उसका रेफरेंस अलग था, उसका विचार अलग था। मैं कोई नेहरू जी के विचारों का समर्थक नहीं हूँ, पर हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। और मोदी जी जो कहते हैं वो विचारों के खिलाफ कहते हैं, पर लोकतंत्र में इस उदाहरणों के द्वारा उस समय कैसा था संबंध ये मैंने बताया। तो हमारे दोनों के रेफरेंसेस अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, दोनों को मिक्स करना और उल्टा करके देना ये पत्रकारिता की विश्वसनीयता बढ़ाने वाली बात नहीं है। आगे पीछे का नहीं देख रहे हैं, बीच झूठ का है देख पूरा। रहे हैं। आप अगर पूछो मेरे दोनों स्टेटमेंट और मोदी जी का, इसमें कोई जमीन आसमान का अंतर है। और आप इसमें जोड़कर कारण न होते हुए जो एक प्रकार से जो बोलते हैं ना मिस्यूअस बदमाशी करते हैं, हेडलाइन करते हैं। बदमाशी तो नहीं बोलता हूँ, मिस्यूअस पत्रकारिता है, दैट इज नॉट क्रेडिबल पत्रकारिता। ये ठीक नहीं, इतना ही मैं कहूँगा। 24 जुलाई 2022 का नागपुर का एक स्टेटमेंट है, राजनीति अब सामाजिक या विकास के परिवर्तन के साधन के बजाय 100% सत्ता का खेल बन गई है। देखिए, सत्ता कारण और समाज कारण इसमें फर्क है। और हर एमपी एमएलए ने एक सामाजिक विकास प्रकल्प, सेवा प्रकल्प चलाना चाहिए। ये बीजेपी का अध्यक्ष था, मैंने कहा था। मोदी जी भी आप सबको करें, खेलकूद स्पर्धा लो, सांस्कृतिक महोत्सव लो। अभी मैं एग्रो विजन लेता हूँ, अभी एडवांटेज विदर्भ लिया, लाखों लोग आते। अभी मैंने 66 खेल, 70,000 खिलाड़ी खेले, 8-10 हज़ार तो पंच थे। बड़ा आयोजन किया। तो ये मैं मानता हूँ कि समाज के विकास के लिए और विकास में व्यक्ति के निर्माण के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, सेवा, शिक्षा, सांस्कृतिक करना, ये जो समाज कारण है यही असली राजकारण है। गांधी जी जब काम करते थे देश के लिए, मरना मिटना और क्रांतिकारक करते, वो भी राजकारणी थे, पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना और देश को स्वाधीनता हासिल करना ये उसका मकसद था। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि जो राजनीति है ये केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है, सेवा ये सब काम करना ही है। ये भाव मैंने रखा, ये मैंने आपके इंटरव्यू में भी रखा। अब आप मेरे घर से निकल कर मेरे वाक्यों को अलग अलग तोड़कर कोई उल्टा लिखोगे, निश्चित है, बिल्कुल अनएडिटेड जाता है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ जी। तो ये मैं अक्सर अभी आप 10 बार बोल चुका हूँ कि अभी बीच में एक तो आप बोल देते हैं ना कि अब मेरा राजनीति ऐसा कुछ मन नहीं है क्या राजनीति का? ऐसा मैंने बोला ही नहीं। हाँ, ये गलत है। उसी कार्यक्रम में कहा गया कि कभी कभी आप राजनीति छोड़ने के बारे में सोचते हैं, जीवन में और भी कई ये सार्थक। गलत है। हाँ। ये जो पत्रकार है ये मिस्यूअस पत्रकार है। हाँ, मैंने ये कहा था कि समाज की सेवा करना, अंत्योदय के आधार पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करना, ये मेरी प्रायोरिटी है और ये काम करने में मुझे बड़ा आनंद होता है। और कभी कभी मुझे लगता है कि यही काम करते रहना चाहिए। अब इसका मतलब मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। लिख दिया उसने, अर्थ का कहीं और ले जाके एक न्यूज़ पत्रकार ने उल्टा लिख दिया,
बाकी लोगों ने उसको फॉलोअप किया, उसकी हिस्ट्री निकाल कर आपने मुझे सवाल पूछा। मैं तो इसीलिए पूछा कि स्पष्टता हो जाए कि कहा कि नहीं कहा, ताकि बाकियों के लिए क्लैरिटी हो जाए। आपने पूछा, इसमें आपकी गलती नहीं है। हाँ। पर ये जो आपके ज्ञाति बांधव है पत्रकार, इनको भी एक बार कहिए कि ऐसा मिसयूज कर, हाँ मर्द जैसा काम करो। अगर मैंने कुछ कहा है हाँ। उसका आधार लेकर लिखो, कोई बात नहीं। चलिए, आपने खूब समय दिया। बस जाते जाते बीजेपी बीट कवर करने वाले एक पत्रकार ने पूछा, गडकरी जी से पूछ लीजिएगा, जब वो अध्यक्ष थे तो उनको प्रकोष्ठ खोलने का इतना चाव क्यों था? बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, बायोफ्यूल प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ, बोले इतने प्रकोष्ठ खोल दिए कि बाद में अमित भाई आए तो उनको कई बंद करने पड़े, कई को डिपार्टमेंट मर्ज करना पड़ा, और सब में 3-3, 4-4 संयोजक। 3-3, 4-4 संयोजक नहीं थे। देखो, जो जिस विचारों के एक्सपर्ट होते हैं, जिस कार्य के एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को काम देना, हर कार्यकर्ता को काम, और हर कार्य को एक कार्यकर्ता, उचित कार्यकर्ता को उचित काम, और उचित काम के लिए उचित कार्यकर्ता, ये संगठन का नियम होता है। और जब आपके पास लाखों कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी का विस्तार करना होता है, तो कोई किसानों का काम करता है, कोई युवाओं का काम करता है, कोई महिलाओं का काम करता है, कोई कार्यकर्ता सेवा प्रकल्प में मेडिकल कैंप लेता है, कोई काम बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा वर्ग लेता है। सबको प्रकार के लोगों को इन्वॉल्व करके पार्टी की ताकत बढ़ाना, ये भाव। अभी मैं ट्रेड यूनियन का लीडर, आपको पता है मैं महाराष्ट्र में इंटक का अध्यक्ष बन गया था। अच्छा। हाँ, असंगठित क्षेत्र के छोटे कामगारों के यूनियन का मैं कब की बात है? ये मैं नागपुर में इंटक का अध्यक्ष बन गया था। टेक्सटाइल में यूनियन में इंटक का उन्होंने मुझे चुना था अध्यक्ष, जबकि मैं बीजेपी का था। तो मैंने हर क्षेत्र में पार्टी का काम बढ़ाने के लिए सेल खोले थे, और अभी भी सेल है और वो काम होता है। आपसे हमने तो नहीं पूछा, पर हर इंटरव्यू में अब भोजन पे चर्चा जरूर होती है। एक क्या इमेज बन गई है कि नितिन गडकरी के पास जाओ और खाने की बात करो, कहाँ स्ट्रीट फूड खाते हैं, क्या बनवाते हैं। ज़्यादा चर्चा इसलिए होती है कि जो मेरे यहाँ आते हैं उनको बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन खाने के लिए मिलते हैं जी, तो बड़े खुश होते हैं। अब मैं थोड़ा खाता हूँ, पर मुझे खाने का शौक़ है। अभी आपका इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैं खाना खाने के लिए कहीं जाऊँगा। अच्छा। हाँ, डिनर ऑलरेडी फिक्स है। एक आदमी की पैशन होती है। और स्वास्थ्य की देखभाल, जब हम पिछली बार मिले थे तब आप बता रहे थे कि कुछ आप मैं योगी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। 1.5 घंटा प्राणायाम और एक्सरसाइज करता हूँ। और मेरी पहला सलाह है सबको कि पहले अपनी हेल्थ को देखिए, फिर ईमानदारी की वेल्थ को देखिए, फिर आपको जो काम करना है वो करिए। ये जागरूकता कब से आई आपके अंदर हेल्थ को? ये अभी आई, क्योंकि मेरा बड़ा इनडिसिप्लिन इरेगुलर लाइफ था। मेरा वजन 135 किलो था, 130 किलो बीजेपी का अध्यक्ष था तो मेरा वजन था। अब मैं 90 kg हूँ। आपको कंचनता या बाकी परिवार के लोग टोकते नहीं थे इस चीज़ के लिए? अरे टोकते थे तो भी मैं खाता था। अभी मैं काफ़ी नियंत्रित हूँ। सर्जरी भी करवाई थी आपने एक बार? सर्जरी भी की, एनर्जेटिक भी हूँ, मेरे चेहरे पे भी फर्क पड़ा है। सर्जरी अध्यक्ष रहते हुए करवाई थी? पर करने के पहले पकौड़े खाने के लिए गया था। कि कल जाके ज़्यादा खाने का अपने को मौका नहीं मिले। देखो मेरी ज़िंदगी खुलेगी। तो उसमें सर्जरी में क्या होती है? पेट की थैली छोटी कर देते हैं? हाँ, देखो मैं जो है वो ऐसा हूँ, जो है वैसा, जो चाहता हूँ बोलता हूँ, जो है वो करता हूँ। और कुछ चीज़ें नहीं भी बताते हैं? जो कहे मुझे अच्छा भी कहे बुरा भी कहे, मैं चलता रहूँगा अपना लाइफ इसी प्रकार। क्योंकि ये जब हम मेरे को एक गुस्सा है जी, एवरीथिंग इज नेचुरल, नथिंग इज आर्टिफिशियल। और मैं कोई आर्टिफिशियल इमेज मेरी बनाना नहीं चाहता। लोग मेरी प्लस और माइनस के साथ, सही और गलत के साथ मुझे समझे। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम टू इन्फिनिटी। लोग मेरी बुराई अगर गलती होगी तो उसको भी समझे, अच्छाई है तो उसकी समझे। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। ये वेकअप कॉल कब मिला कि ये सब ठीक है, ये 135 किलो, ये सब अभी हेल्थ पे पूरा ध्यान 1.5 घंटा? ये बहुत देरी से मिला। क्या हुआ ऐसा? कोविड नहीं, जब मुझे कोविड के समय ध्यान में आया कि मेरे साथ के मेरे मित्र चले गए, दोस्त चले गए, तब मुझे लगा कि कोई काम का नहीं है। न सत्ता उसके पहले रात काम दिन की काम में लगे रहते थे? न सत्ता काम की है, न संपत्ति काम की है। अगर तबीयत अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं है। 1 मिनट में हार्ट अटैक है, ख़त्म हो गया। क्या करना है गाड़ी की और बंगले की और पैसे की और
तब मैं जाना कि कोविड के समय में बड़ा इमोशनली 2 महीने वहाँ लोगों की मदद करता था। तब मैं 100 करोड़ की मैं चैरिटी किया मैंने, किसी के साथ फ़ोटो नहीं निकाले, 500 वेंटिलेटर्स दिए, 80 एम्बुलेंस बांटी, ऑक्सीजन प्लांट कराए नागपुर में हाँ, रेमडेसिविर बनाया मैंने इंजेक्शन एक फैक्ट्री में, फंगस के इंजेक्शन बनाए, और हवाई जहाज़ से ट्रक डालकर वो ट्रक भेजे ऑक्सीजन लाने के लिए। जो जो मैं कर सकता था लोगों की जान बचाने के लिए वो सब कुछ किया। और वो लोग याद रखते हैं, ना जात देखी, ना पंथ देखा, ना धर्म देखा। फिर आप भीड़ के सामने बोल भी देते हैं वोट देना दो, मैं इसलिए बोलता हूँ हाँ कि मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैं कच्चे वाला हूँ, वोट खाकी निक्कर वाला हूँ। वोट देना किसको देना आपका अधिकार है। हाँ आप वोट दोगे तो भी मैं आपका काम करूँगा, नहीं देंगे तो भी आपका काम करूँगा, लीगल काम करूँगा, पर देना नहीं देना आपका अधिकार है। और ये भी कहता हूँ, मैं अकेला थोड़ी हूँ कि मैं ज़िंदगी भर मैंने ये काम मुझे ही करना है। जब आपको लगे आप बदलने का अधिकार आपका है। माँ बाप सरकार आप हो, इसमें गलत क्या है। आपके परिवार से किसी की राजनीति में आने का विचार, आपके बेटे बेटी? नहीं, कोई आया नहीं, आएगा भी नहीं भविष्य में? मैं जब तक हूँ तब तक नहीं आएगा। एक बात देखो, किसी का लड़का या लड़की होना ये गुनाह नहीं है, पर मैं नहीं कहूँगा मेरे लड़के को टिकट दो। जब जनता कहेगी, कार्यकर्ता कहेंगे, तब बात अलग है। क्या होता है कि जो आज पद तो जब पद छोड़ता है तो बोलता है मेरे लड़के को दो, ये नहीं होना चाहिए। यही बात परिवारवाद की होती है। और मैं मानता हूँ कि व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा परिवार से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता है। और मैं ये उनको कहता हूँ, मेरे परिवार के लड़कों को, कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है, पर मेरी राजनीतिक विरासत पर मेरे कार्यकर्ताओं का अधिकार है, मेरे पार्टी का अधिकार है। जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में मुझे बड़ा किया, मेरे पीछे ताकत लगाई, ये जो सल्तनत है राजनीतिक, वो उन्हीं की है। इसके ऊपर मेरा लड़के का अधिकार नहीं, लड़की का अधिकार नहीं। पर उनको करना है तो वो करे, जीरो से काम, मेरा कोई विरोध नहीं। जैसे मैंने पोस्टर चिपकाया, ये लिखा नितिन गडकरी का बेटा करके पहले लाइन में जाके बैठे, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, आप सुन रहे थे नितिन गडकरी को, हमारे देश के सड़क परिवहन के मंत्री, और खुद उनके शब्दों में राजकारण को सामाजिक बदलाव का एक जरिया मानने वाले व्यक्ति, जिन्होंने काफ़ी खुलकर बात की। कुछ प्रसंगों को उन्होंने छोड़ दिया, बाकायदा ये कह के कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अब आपकी टिप्पणियों की बारी है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपका क्या रुख है, ज़रूर बताइए। जमघट में सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से सवालों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नितिन जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।